23-24 साल की एज और उसमें इंडिया से यूएस जाकर यूएस में कंपनी बनाना। नॉवेल्टी चेज करने का एक कहीं से एक कीड़ा था हमेशा से कि कुछ ऐसा करना है जो अभी तक दुनिया में किया नहीं गया है। इस एज में एक इंडिया में कंपनी बनाता है, एक यूएस में कंपनी बनाता है, एक फाइनेंस सेक्टर में एज ए इन्वेस्टर वर्क करता है, तो ये सब क्या ज्योतिष है? ज्योतिष के अलावा अगर वैदिक सिद्धांत माने तो वो ये मानते हैं कि आपका प्रारब्ध है कोई। जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे अभी शुभांशु शुक्ला जी को, शुभांशु से बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर्ड हो सकते हो। आपने शुभांशु शुक्ला जी का नाम लिया, वो एक्चुअली मुझसे 1 साल सीनियर थे सीएमएस में। उनके स्कूल में मैं हम दोनों ही इनफैक्ट साथ में पढ़े थे। क्या तो बात है। मेरा ये मानना है और हम सबके अंदर एक म्यूजिक छुपा है। द पर्पस ऑफ दैट एंटायर जर्नी ऑफ लाइफ जो है वो यही है कि कहीं ना कहीं आपको अपना म्यूजिक ढूंढना है, पहचानना है। फॉलो योर पैशन एंड मनी विल फॉलो यू। राहु जिस हाउस में बैठेगा, जिस नक्षत्र में बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, वो आपका 24 घंटे का ऑब्सेशन बनेगा। जो हम हार्डवर्क करते हैं किसी एक दिशा में, क्या वो भी एक प्रारब्ध है? कोई काम आप कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, पर वो हो ही नहीं रहा है जी। दैट डायरेक्शन इज नॉट मेंट फॉर यू। जो काम आप करते हो वो एफर्टलेसली अगर हो रहा है, इजी इज राइट। जब सब कुछ ही डेस्टिन्ड है तो हमारा फ्री विल कहाँ पे आता है? स्वामी विवेकानंद को किसी ने यूएस में कहा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप सडनली आंसर कैसे दे देते हो? उसने एक काम करो, अपना एक पैर उठाओ, एक पैर पे खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया, थोड़ी देर बाद के आप दोनों उठा लो। उसने कहा ये कौन सी बात बता रहे हैं आप? कहने फ्रीडम ऑफ विल इतनी है कि एक बार फिक्स ही रहेगा और दूसरा ही आपका फ्री है। मान लीजिए पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उसका बीज आपने बोया। सारी दुनिया में इस समय जितनी भी वेल्थ इकट्ठा है, सब लगा के क्या उसको एक दिन में पूरा वृक्ष बना सकते हो? जो कभी कभी आपका इतनी संपत्ति ही आपके बच्चों को नकारा बना देता है। मैं सिर्फ इतना देना चाहता हूँ कि वो किसी भी दिशा में शुरुआत चाहे तो मेरा पैसा उसको शुरुआत दे दे। क्या चैलेंजेस एक यंग एंटरप्रेन्योर, अगर कोई एक नया बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट करता है, तो उसको किस तरीके का माइंड सेट रखना चाहिए? ये कहते हैं ना आज की डेट में एआई प्रूफ बिजनेस ढूंढना है मुझे, जो कि आज भी वैल्यूबल है और जब एआई आज से 5 साल बाद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ज्यादा आ जाएगा, उस समय भी आपका बिजनेस चलता रहे। मतलब मेरा थॉट प्रोसेस ना क्विक मनी में नहीं रहता है। यस। मेरा थॉट प्रोसेस ऑलवेज रहता है कि हाँ, ये सेक्टर अभी अंडर वैल्यूड है, ये आगे जाके बढ़ सकता है। राइट। हमें दूसरा अमेरिका क्यों बनना है, हम पहला हिंदुस्तान बनते हैं। अगर आपको कुछ चेंज करना हो भारतवर्ष में, लॉ इन्फोर्समेंट, यदि हम लॉ इन्फोर्समेंट से करप्शन हटा दें और लॉ सबके लिए बराबर हो जाए तो हम सब लॉ फॉलो करने लगेंगे। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं और एक नहीं 3 हमारे बीच में मेहमान हैं जिनको आप देख पा रहे हैं और 3 के तीनों ही अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। और आज का जो शो है इसको बहुत ही खास बनाने के लिए हमारे बीच में मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा शशांक। ही इज़ वेरी वेरी यंग एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर। आप सब ने सुना होगा, जैसे मैं बताता हूँ लोगों को कि मैंने 24 साल में इंडिया में कंपनी बनाई, आपने 24 साल में यूएस में कंपनी बनाई। तो बहुत बहुत स्वागत है शशांक आपका। दूसरे मेहमान हमारे हैं सौम्यदीप दत्ता साहब, जो कि फाइनेंस से एमबीए हैं और सिंगापुर में 2 डिकेड से ज़्यादा समय से फाइनेंस कंसल्टेंसी दे रहे हैं और बड़े बड़े लेवल पे इन्होंने कंसल्टेंसी दी। इनके भी अद्भुत ज्ञान से हम आज रूबरू होंगे। और हमारे मेहमान कहें या हमारे बड़े भाई मनोज मिश्रा जी, जिनको आप पहले भी सुन चुके हैं मेरे शो में, और आपके अद्भुत ज्योतिष ज्ञान से भी हम लोग आज फलीभूत होने वाले हैं। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत ही खास दिन है हम सब के लिए। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा दत्ता साहब से। और फाइनेंस सबके लिए ज़रूरी है, हर व्यक्ति को फाइनेंस चाहिए, धन चाहिए। तो देवाशीष साहब, आप अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहें या अपने बारे में कुछ बताना चाहें। अब मैं अपने आप को तो एज एन इन्वेस्टर ही बताऊंगा। तो फाइनेंस से मैं हूँ तो इंजीनियर, मगर फाइनेंस से मेरा रिश्ता जुड़ा जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। और वो भी बड़ा एक्सीडेंटल था, क्योंकि वो जस्ट 2008 क्रैश के बाद का टाइम है। तो उस टाइम पे जो मेजर जॉब्स मिलते थे वो बैंक्स में ही मिलते थे। तो हम सब इंजीनियर्स थे, बट पैसों के पीछे भाग के हम लोग बैंकिंग जॉब में ही घुसे। और बैंकिंग में एक बार घुसे तो फिर समझ में आ गया कि हाँ यही है, यहीं से जेब भरेंगे।
मैंने आपकी प्रोफाइल में एक बार देखा नेस्डैक, हम लोग नेस्डैक में देखते रहते हैं, नेस्डैक में आज अप है डाउन है, तो आपने नेस्डैक में काम किया, जी। तो कैसा अनुभव रहा आपका नेस्डैक के कि साथ? नैस्डैक को हम एज अ स्टॉक एक्सचेंज जानते हैं, जी जी। बट नैस्डैक की एक फिनटेक आर्म भी है। तो मैं जिस स्टार्टअप में काम करता था तो उसके क्लाइंट थे, सारे बड़े बैंक्स उसके क्लाइंट्स हैं, बट इवेंचुअली उसको बाय ओवर कर लिया नैस्डैक ने 2022 में। तो उस टाइप से मेरा रिलेशनशिप रहा है नैस्डैक से, ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं रहा है। तो जैसे ही उन्होंने परचेज़ किया उसी टाइम हम लोग वंडरफुल। शशांक, आपने बताया 21 साल की उम्र में आप यूएस गए, 19 साल की आई थिंक, नहीं 23-24 साल की उम्र में। 23-24 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम आप यूएस गए। जी और यूएस में इंडिया से ज़्यादातर लोग जाते हैं जॉब के लिए, जी। आपके ने जाके वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की, एक कंपनी बनाई, तो ये अनुभव या ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? नहीं, आई थिंक बचपन से ही हमारा विचार ऐसा था कि कुछ ऐसा करना है, कुछ नया करना है, कुछ एक रूटीन फॉलो करने की जगह पे एक नॉवेल्टी चेज करने का एक कहीं से एक कीड़ा था हमेशा से, कि कुछ ऐसा करना है जो अभी तक दुनिया में किया नहीं गया है। एज ए यंग एंटरप्रेन्योर, 23-24 साल की एज, और उसमें इंडिया से यूएस जाकर यूएस में कंपनी बनाना, ये कैसे आप इस काम को कर पाए या कैसे इतना बड़ा सोच पाए? कुछ आप बताएंगे इसके बारे में? बीटल्स एक बैंड है, अंग्रेजी के गाने लिखते हैं, उनके एक बहुत ही फेमस उनका गाना है विद लिटिल हेल्प फ्रॉम माय फ्रेंड्स। तो मेरे लिए भी वही जो लाइनें हैं वो सार्थक हैं। कुछ सही लोग मिले रास्ते में और मैं तो एक्चुअली एक ज़रिया था, उनकी गाइडेंस और उनके मार्गदर्शन के साथ हम लोग को एक इतना भरोसा भी मिला और इतना साहस भी मिला कि कुछ नया करा जा सके। सुपर। अब मेरी बारी है आपसे सवाल पूछने की, और मैं आपसे क्या सवाल पूछूं, मैं हमेशा यही सोचता हूं, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। पहले आपने बहुत 2 पॉडकास्ट मैंने आपके साथ में किए, आपने ज्योतिष के बारे में बताया, आज 2 युवा एंटरप्रेन्योर बैठे हैं और तीसरा मैं भी खुद को युवा ही समझता हूँ आपके सामने। तो मुझे ये बताइए कि इस एज में एक इंडिया में कंपनी बनाता है, एक यूएस में कंपनी बनाता है, एक फिनेंस सेक्टर में एज ए इन्वेस्टर वर्क करता है, तो ये सब क्या ज्योतिष है या व्यक्ति लेकर आता है? सबसे पहले तो जब आप प्रश्न है ज्योतिष, जो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति 24 साल की उम्र में इन्होंने कंपनी बनाई और उन्होंने भी बहुत काफ़ी अर्ली एज से शुरू किया, तो ज्योतिष के अलावा अगर वैदिक सिद्धांत माने तो वो ये मानते हैं कि आपका प्रारब्ध है कोई, वहाँ से आप कुछ कर्म लेके आ रहे हैं, अच्छे या बुरे उससे मतलब नहीं है। तो वो जो कोई व्यक्ति आप देखते हैं, इनको आप कैसे रैशनलाइज करेंगे? जैसे आचार्य शंकर से 32 साल तक जीवित रहे, 16 साल की उम्र में उन्होंने सारा जो लिटरेरी वर्क था सब समाप्त कर दिया, सारे भाष्य लिख डाले और 32 की एज में वो चले गए इस दुनिया से। स्वामी विवेकानंद 39, स्वामी जी ने जो पहली स्पीच दी अमेरिका में वो समय 30 साल के थे, और टोटल जो उनका वर्क देख रहे हो खाली 10 साल का। भारतेंद्र हरिश्चंद्र 34 वर्ष, बहुत से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और तो क्या इसको आप रैशनलाइज नहीं कर सकते, इसको माने बगैर कि कुछ प्रारब्ध जैसा होता है? तो जो प्रारब्ध से संचित लेके आए, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, जैसे मान लीजिए सौम्यदीप जी जो हैं, इनके ये इन्वेस्टर हैं, तो इतनी एज में इन्वेस्टमेंट का सेंस आया कैसे, ये कहाँ से आ गया? कुछ आपने एग्जाम्पल देखो होंगे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ विचित्र विचित्र कई सारी भाषाएं बोल रहे हैं, इसको आप रैशनलाइज नहीं कर सकते। उनके पास कुछ प्रारब्ध रहता है और वो किसी भी समय मैनिफेस्ट होता है, तो वो चीज़ें सामने आती हैं। तो शशांक, आपने जब पढ़ाई आपने लखनऊ से करी और कभी सोचा था कि यूएस जाओगे? ऑनेस्टली इस बारे में इतना सोचा नहीं था, बट कैसे ऐसा हुआ? क्योंकि मे बी आप बहुत सारे यंगस्टर्स की एक इंस्पिरेशन बन सके, और हमारे देश में जो आज स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे अभी शुभांशु शुक्ला जी को हमारे लखनऊ से बिलोंग करते आए और वो सीएमएस से बिलोंग करते हैं, सीएमएस में पढ़ाई की और सीएमएस में जाके उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, वहाँ पे उनको सम्मानित किया गया।
तो शुभांशु से बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर्ड हो सकते हैं, और हो सकता है एक स्पेस जगत में इंडिया में अभी एक जो यंग बच्चा जो 5th में 4th में 3rd में पढ़ रहा, वो हमारे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना शुरू करे, उनसे इंस्पायर हो जाए। कोई एक इंसान जैसे तेंदुलकर बोलते हैं कि जब उन्होंने 83 में इंडिया को वर्ल्ड कप जीतते देखा तो उनको दिल किया कि वो क्रिकेट खेलेंगे। तो मे बी वैसे ही आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारे युवा बच्चे इंस्पायर हो सकते हैं। तो कैसे जर्नी आपकी रही, प्लीज़ आप बिल्कुल खुल के बताइए। आपने शुभांशु शुक्ला जी का नाम लिया, वो एक्चुअली मुझसे 1 साल सीनियर थे CMS में। उनके स्कूल में मैं हम दोनों ही इनफैक्ट साथ में पढ़े थे। क्या बात है। तो उनके ही स्कूल के थे। बट देखिए, मेरा ये मानना है, और मनोज जी ने भी ये बात कुछ दिनों पहले कही थी कि हम सब के अंदर एक म्यूज़िक छुपा है कहीं ना कहीं, और एक तरह से ऊपर वाले ने बना के भेजा है। हमारा काम इस जीवन में है कि वो म्यूज़िक बाहर आना चाहिए। हर किसी का म्यूज़िक अलग है, कोई संगीत क्लासिकल संगीत सुनता है, कोई रॉक, कोई रैप, कोई, हर किसी के अंदर कोई अलग म्यूज़िक है, पर वो म्यूज़िक आपका बाहर आना चाहिए, राइट। और द पर्पस ऑफ दैट एंटायर जर्नी ऑफ लाइफ जो है वो यही है कि कहीं ना कहीं आपको अपना म्यूज़िक ढूंढना है, पहचानना है कि आपका जो इंट्रिंसिक स्टाइल है वो क्या है, और दुनिया तक पहुंचाना है। अब वो म्यूज़िक किसी के केस में वो स्पेस एक्सपीडिशन हो सकता है, शुभांशु जी के केस में, किसी के केस में फाइनेंस हो सकता है, किसी केस में आर्ट हो सकता है, खुद म्यूज़िक इटसेल्फ हो सकता है। वो लाना, उसको ढूंढना, राइट, एक लंबी जर्नी। कुछ लोग काफ़ी लकी होते हैं, उनको शुरुआत में ही पता चलता है। सचिन तेंदुलकर जी का आपने नाम लिया, वो बचपन से ही उनको क्रिकेट का शौक था। सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स जो वीनस सिस्टर्स हैं, उनको 3 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, टेनिस खेलना शुरू कर दिया उनके पिताजी के साथ। तो कुछ को वो जस्ट इनिशियली ही पता चल जाता है। कुछ लोगों में वो थोड़ा टाइम लगता है, और उनको थोड़ा समय लगता है वो उस म्यूज़िक को पहचानने में, उसकी आवाज़ सुनने में। और एक बार वो सुन लिया तो फिर वो आपका काम है, आपका कर्म है कि आप उसको दुनिया तक पहुंचाएं, राइट। एंड ज़रूरी नहीं हर कोई अपने फील्ड में एक्सपर्ट, कुछ लोग एक सपोर्टिंग रोल भी प्ले करेंगे। कुछ लोग का मतलब एक जैसे आप, हो सकता है कि आप सचिन तेंदुलकर के डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कुछ लोग कभी एक पर्दे के पीछे छुपकर भी काम करते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। आपका काम है उस म्यूज़िक को पहचानना। आपका म्यूज़िक क्या है, आपका जॉनरा क्या है, आपका स्टाइल क्या है, उसको पहले पहचानना, और फिर मेहनत करना, निरंतर मेहनत करना, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, वो सब तो खैर सब लोग करते ही हैं, बट उसको करना दुनिया तक लाने के लिए कि कल को एक तरीके से ये कहें कि वो कहावत होती है ना अंग्रेजी में, फॉलो योर पैशन एंड मनी विल फॉलो यू। तो आपका पैशन क्या है? तो वही जो बात तो बोल रहे हैं कि आपको क्या चीज़ करने में आनंद आता है। और जब कोई भी, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है तो वो कोई नौकरी नहीं कर रहा, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट। तो आदमी काम से नहीं थकता है, उस काम से थकता है जो वो करना नहीं चाहता है, जिसके लिए वो बना नहीं है। अगर आप 24 घंटे भी क्रिकेट खेलें तो आप नहीं थकेंगे, क्योंकि आपके मन की चीज़ है। तो आपके मन की चीज़ है क्या, वो अगर आप ढूंढ लेते हैं तो फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो 24 घंटे का आपका ऑब्सेशन है। तो वो मन की चीज़ जो आपने बोली कि मन की चीज़, बहुत बारी लोग वो मन की चीज़ उनकी जो डेस्टिनी है, हालांकि आप ही बोलते हैं डेस्टिनी खींच के लेके जाती इसमें है। ऐसा है, अब जो मैं इसको थोड़ा सा और बोल देता हूँ, जो अभी प्रारब्ध की बात करें, ज्योतिष या 6 वैदिक दर्शन जो 6 दर्शन है, तो उसमें न्याय, वैशेषिक, वेदांत और सारी ये फिलॉसफी भी ले लीजिए, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी, ये सब एक कॉमन चीज़ को मानते हैं, थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन। आपके कई पीछे जन्म हुए हैं और आगे भी होंगे, ठीक है। तो वैदिक सिद्धांत यह है कि हर जन्म आपका कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए होता है, ठीक है। तो जो आपकी कुछ डिज़ायर होती हैं, जिनकी वजह, जिसको पूरा करने के लिए आप जन्म लेते हैं, तो जो आपने प्रीवियस बर्थ में इच्छाएं पूरी कर ली, उसको ज्योतिष के अंदर केतु रिप्रेजेंट करता है। केतु का सिंबल ही है फ्लैग। तो जिस टेरिटरी को हम जीत जाते हैं वहाँ फ्लैग लगा देते हैं, दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड। तो जब आदमी का दूसरा जन्म होता है तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं जो उसको मिल चुका है, वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड है जो सभी पाना बाकी है। तो जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर है वो राहु है। अगर राहु को बड़ा मैलेफिक कहा गया, राहु आपका पैशन है। राहु जिस हाउस में बैठेगा, जिस नक्षत्र में बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, वो आपका 24 घंटे का ऑब्सेशन बनेगा। उसी के बारे में आप 24 घंटे सोचेंगे। जैसे शशांक जी की कुंडली लें,
तो इनकी कुंडली में 10वें खाने में राहु है, ठीक है। तो ज्योतिष की एक देसी कहावत होती है, जिसके राहु 10 में दुनिया उसके बस में। क्या बात है। ठीक है। तो राहु ज़्यादातर जिधर बैठेगा वो आपको ऑब्सेशन, जिस चीज़ को लेके आप ऑब्सेस्ड हैं उसमें तो आपने एक्सेल करना ही करना है। ठीक है। तो लोग कहते हैं कि राहु मेलेफिक है, अगर राहु ना हो तो ज़िंदगी में पैशन किधर से आएगा। राहु इज़ योर पैशन, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स। ठीक है। तो राहु जैसे आपकी कुंडली में 5th हाउस में बैठा है, 5th हाउस इन्वेस्टमेंट का हाउस है। तो जब 5th हाउस आपकी एक्सपर्टीज़ है, पिछले जन्म के प्रारब्ध के किए हुए संचित पुण्य कर्म है, जिस सीधे इन्वेस्टमेंट कुंडली के हिसाब से इन्वेस्टर बनता है कैसे, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का होता है और 5th हाउस आपकी एक्सपर्टीज़ है जो जन्मों से आपने इकट्ठा करा है, जिसके बारे में आप स्पेकुलेट किसके बारे में करते हो, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो 5th हाउस में जुपिटर है, और वो फाइनेंस सेक्टर ही क्यों आया, 5th हाउस में जुपिटर है, 5th हाउस में राहु है, 5th हाउस में शुक्र है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, 12th लॉर्ड इज कनेक्टेड विद द 5th हाउस, और जिसमें दोनों जुपिटर जो है वो फाइनेंस का लॉर्ड है, वित्त विभाग बृहस्पति को दिया गया है। ठीक है। ये लोगों को फाइनेंस सिखा भी सकते हैं, ही कैन बी अ गुड फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑल्सो। ठीक है। बृहस्पति मतलब नॉलेज शेयरिंग। ठीक है। तो ब्राह्मण कर्म है, ज्ञान देना और लेना। तो बृहस्पति कुंडली के अंदर जहाँ भी बैठा है उसके साथ में राहु भी है, तो ये सब कॉम्बिनेशन है। और राहु कुल मिला के आपका इन्वेस्टमेंट है। मैंने जैसे बोला 12वां खाना इन्वेस्टमेंट का होता है। काल पुरुष की कुंडली में 12वीं राशि क्या है, मीन राशि, राहु मीन में ही तो है। ठीक है। तो कुल मिला के राहु इज़ योर पैशन। तो अगर जैसे शशांक जी ने कहा कि उन्होंने 24 साल की उम्र, बस ये है कि किस एज पे वो एक्टिवेट होगा, आपको कब पता चलेगा। हर आदमी की अलग अलग डेट है, ये ज्योतिष बता सकता है आपको कि कब वो आपका एक्टिवेट होगा। तो आपकी 24 साल में 24 साल की उम्र में क्या होता है कि ज्योतिष के अंदर सबसे महत्वपूर्ण 2 प्लैनेट हैं, सैटर्न और जुपिटर। आपके भाग्य के 2 बटन हैं, शनि कर्म कारक और गुरु जो है भाग्य कारक, भाग्य में क्या लेके आए। तो ये इन दोनों के जो ट्रांजिट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योतिष के अंदर। जैसे के.एन. राव साहब की बड़ी रिसर्च है, डबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। ठीक है। तो डबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न जुपिटर के अलावा जो सैटर्न जुपिटर के जो साइकिल्स हैं, तो जुपिटर का जो एक साइकिल है 12 साल का है, सैटर्न का साइकिल करीब 30 साल 29 साल के आसपास होता है। तो जब जब जुपिटर और सैटर्न रिटर्न होके उसी हाउस में आता है तो आपकी लाइफ में एकदम क्रांति मच जाए, ट्रांसफॉर्मेशन चालू कुछ ना कुछ होगा। किसी व्यक्ति को आप उठा के पूछ लीजिए, तो 12 साल का जुपिटर का साइकिल है। जब आप 12 साल के हुए तो जुपिटर ट्रांजिट, तो किसी को यूजुअली 12 साल से ही एक्चुअली ज़िंदगी शुरू होती है। ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष ये मानता है कि जिसी भी जातक का जो जन्म होता है वो 6 साल तक, शुरू के 6 साल अपने माँ के किए हुए कर्मों को भोगता है, 6 साल तक फिर अगले पिता के कर्मों को भोगता है, 13वें साल से उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। तो जुपिटर का एक साइकिल पूरा होता है। जैसे ही 12 साल पे जुपिटर वहाँ पे आता है, लाइफ बिगिंस। फिर जब उसका दूसरा साइकिल आता है, कब आएगा, 24वें साल पे। किसी भी व्यक्ति को आप पूछ लीजिए, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको 24 में दिखेगा। जुपिटर क्योंकि बेनिफिक है तो उस समय कुछ सकारात्मक चीज़ें दिखती हैं। शनि का जब रिटर्न होता है तो वो मार कूट के भी सिखाता है, क्योंकि शनि थोड़ा क्रूअल प्लैनेट भी है। मैं भी 24+ था तो मैंने कंपनी बनाई थी। 100% ऐसा है। किसी को पूछ लीजिए, किसी व्यक्ति को पूछ लीजिए, सबकी लाइफ में, अभी तो हमने शशांक जी की बात की, उनकी भी लाइफ में 24वें में कुछ हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा चलिए, आपने अभी शशांक और दत्ता साहब, सौम्यदीप दत्ता साहब की बात करी, तो ऐसे कोई आपके पास और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनका राहु या जो है वो, जिस तरीके से आपने बोला कि जिसके राहु 10 में दुनिया उसके बस में। हाँ। तो ऐसे और भी कुछ ऐसे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल चलिए मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर ये कॉम्बिनेशन पॉलिटिशियंस की कुंडलियों में होता है। ठीक है। क्योंकि राहु एक बहुत ही डूबियस प्लैनेट है। राहु जो है, राहु की एक फिलॉसफी, राहु की फिलॉसफी क्या है, रूल्स डोंट अप्लाई टू मी। और राहु का ये है कि जैसे शनि की फिलॉसफी क्या है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, राहु कहता है डोंट बिलीव इन दिस बुलशिट, मुझे शो मी द मनी हियर एंड नाउ, मुझे अभी पैसा बताओ किधर मिलेगा। तो राहु के पास कहता है कि कैसे भी हो करना है, तो साम दाम दंड भेद। तो अगर राहु जैसा प्लैनेट आपके प्रोफेशन के हाउस में बैठ जाए तो उसकी फिलॉसफी हो जाती है, ऑफिस में अगर काम करेगा, लेट्स अदर डू द वर्क, फाइनली आई विल गेट द क्रेडिट। तो ये फिलॉसफी से काम करता है राहु। ठीक है।
तो राहु जैसे एग्जांपल दूंगा, पॉलिटिशियंस की कुंडलियों में राहु के 3 प्लेसमेंट हैं, 3rd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। यहाँ पे राहु बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। 3rd हाउस में रहेगा तो डेयरिंग देगा आपको। जैसे मैंने कंसल्टेशन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को दिया था, उनके 3rd हाउस में राहु है, तो उनकी डेयरिंग आप देखते हो। सोनिया गांधी को खुलेआम अब्यूज कर रहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, और वो तो कह रहा है आओ, कोई आ ही नहीं रहा उसके बाद। सारी कुंडली सुब्रमण्यम स्वामी नहीं खोली, ठीक है, सब उसने बोले, उसने क्या नहीं बोला सोनिया गांधी को, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ वो वर्ड्स, वो भी बोले उन्होंने, लेकिन वो दुनिया भर पे FIR करते हैं, उस पे जाके कोई नहीं करता है। तो राहु इज अ डेयरिंग। 3rd हाउस आर्म का होता है, बाहुबली बनाता है राहु, ठीक है। फिर इसके अलावा 3rd हाउस मीडिया, पब्लिसिटी, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग का भी होता है। तो जो लोग IT सेक्टर में हैं या कुछ ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अद्भुत काम करता है राहु 3rd हाउस में। फिर उसके बाद में राहु 10th हाउस में, सबसे बड़ा एग्जांपल अभी मैं बताऊँ, अमित शाह 10th हाउस राहु। 2002 में उनकी राहु की दशा लगी तो अमित शाह को पी चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे, उसने तड़ी पार कर दिया था, वो गुजरात में नहीं रह सकते थे। कोई सपना भी नहीं देख सकता होगा कि ये व्यक्ति खुद होम मिनिस्टर बनेगा और पी चिदम्बरम को जेल पहुंचा देगा। ये भी हुआ राहु की दशा में। तो राहु कितना पावरफुल हो सकता है कि अगर देखना है तो पॉलिटिशियंस की कुंडलियों में देखो, ज़्यादातर पॉलिटिशियन कुंडली में 6ठे या 10वें राहु मिलता है। 6ठे खाने में राहु बैठ के शत्रुहंता योग बनाता है। जैसे आप देखते हो मोदी जी की एक पूरी लाइफ देखोगे अगर आप, मोदी जी के सामने जो आया सो गया, जिसने अपोनेंट में कितने लोग आए, मतलब मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर बनना लोग इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, पर 100 साल के अंदर जितना भी इस देश में काम हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर बनना एक सबसे बड़ा अचंभा है, सबसे बड़ा मिराकल है। एक आदमी कहाँ से आके प्राइम मिनिस्टर 3-3 बार बन गया, ठीक है। तो कितनी एनिमिटी रही होगी, कितनी प्रतिस्पर्धा रही होगी विद इन द पार्टी, और बाहर जो लोग हैं वो तो अभी तक दे ही रहे हैं उनको गालियाँ, ठीक है। तो कुछ तो ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि उस व्यक्ति के पास में कुछ विलक्षण था, और इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होने के बाद भी स्टिल ही इज थ्राइविंग, ठीक है। फेस चमकता रहता है, फेस चमक रहा है, कुछ तो मतलब 75 प्लस कुछ तो है, अभी ठीक है। 75 होने जा आप किसी को गाली दे दो उससे बात नहीं होगी। वो व्यक्ति 2 साल चीफ मिनिस्टर हैं और 15 साल प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी भी सत्ता से बाहर हुए ही नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो पद पे नहीं थे। पहली बार CM विदाउट देखो यहाँ बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं अजीब अजीब सी। जैसे मान लीजिए आपकी राशि क्या है, कर्क, और आपकी तुला है जी, आपकी वृश्चिक राशि है, ठीक है। तो राशि से मतलब इतना ही है, आपका जन्म के समय चंद्रमा उधर था, तो लोग साढ़े साथी ज्योतिषी लोग डराते हैं, फियर मॉन्गरिंग बहुत है ज्योतिष के नाम पे, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी को मिला करके भारत में जितना 15 प्राइम मिनिस्टर बने, उसमें से 13 प्राइम मिनिस्टर शनि की 7.5 प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सबको मालूम वृश्चिक राशि के हैं। 2014 में वृश्चिक राशि पे चल रही थी 7.5, 2014 से ले करके 7.5 साल गिन लो उनकी ज़िंदगी के बेस्ट साल, सारी पावर उसी में आई, ठीक है। तो 7.5 एक बड़ा अद्भुत समय होता है। अच्छा, मैंने सुना है जो पुराने समय के जो ऋषि मुनि होते थे, जो 7.5 का आपने किया, मैं कहीं पढ़ रहा था या मुझे कोई बता रहा था, वो वेट करते थे कि उनके जीवन में 7.5 आए, और वो उस टाइम पे क्या तपस्या पे चले जाते थे, अपने आप को आइसोलेशन में ले जाते थे, भगवान की भक्ति में जाते थे। क्या ऐसा चलो मैं कुछ एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ 7.5 एक्चुअली करता क्या है। कोई भी चीज़ आप, कोई भी काम आप करते हो, सिंपल, बहुत से लोग आते हैं कहते मैं ज्योतिष में नहीं मानता, मैं कर्मवादी हूँ, मैं कर्म में मानता हूँ। तो $1 मिलियन क्वेश्चन कम्स इन द माइंड, कर्म आता किधर से है? कोई भी आप काम करो, छोटे से छोटा, बहुत भारी भारी काम की बात नहीं कर रहे हैं। अभी मेरे को इधर पानी पीना है गिलास से उठा के, तो पहले इधर मगज में थॉट आएगा कि पानी का गिलास उठाते हैं, फिर एक्शन होगा। यानी कि एवरी एक्शन प्रिसीडेड बाय सम थॉट। कोई भी काम आप करोगे, आज आप यहाँ आए पॉडकास्ट में बैठे हैं, तो पहले आपके दिमाग में थॉट आया कि चलो ये काम करते हैं, फिर एक्शन किया, आप इधर आ गए। एक्शन इज शनि और विचार चंद्रमा है। तो चंद्रमा के ऊपर शनि का ट्रांजिट ही 7.5 है ना, ठीक है। तो शनि क्या है, कर्म है, और चंद्रमा क्या है, विचार है। विचार आएगा फिर एक्शन होगा। एक आदमी 100 माले की बिल्डिंग पे खड़ा था, नीचे कूद गया, जान दे दी, पूछेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ। वो विचार जो उस समय उसके मस्तिष्क में आया। अभी हम और आप सब यहाँ बैठे हैं, इसी समय बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे होंगे इसी समय। कोई नदी में कूद रहा होगा, कोई कुछ और कर रहा होगा,
ठीक है, विचार। तो जो आपके दिमाग में थॉट आता है वही एक्शन होता है, फिर एक्शन के बाद फिर उसका रिएक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो पहला चीज़ ये है कि जो आपने कहा 7:30 में ऋषि मुनि सोचते थे कि ऐसा करें, जिस थॉट को लेके आप पजेस्ड रहते हो, जब 7:30 आती है तो वो मैनिफेस्ट होता है। अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बारे में 30 साल से सोच रहे थे, वो 7:30 में मैनिफेस्ट हुआ जाके। वो 30 साल किसी ने नहीं देखे होंगे क्या करते थे, लेकिन 7:30 में मैनिफेस्टेशन होता है आपके कर्मों। अच्छा, एक चीज और, जैसे शनि को न्याय का देवता कहते हैं, तो दत्ता साहब भी ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं जी। इनके इंसिडेंट्स के बाद इन्होंने ज्योतिष को पे भरोसा करना शुरू किया। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हम कहें कि ऐसा होता है जब तक ईश्वर सबसे ज़्यादा प्रिय कब होते हैं? तकलीफ में। मुझे लगता है कि जब आपका बहुत अच्छा टाइम, ये भी जरूरी नहीं है, बहुत से लोग एग्नोस्टिक और नास्तिक भी हो जाते हैं तकलीफ में। नहीं, नास्तिक मुझे लगता है कि मेरे ईश्वर सामने की एक शरण में- एग्जाम्पल आया था, आपके एक जानने वाले आए थे, उनका बेटा बहुत प्रिपरेशन किया किसी एग्ज़ाम की, उसमें जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया, ठीक है। उसने कहा नहीं, तो उसको इतना शौक लगा, को कहने का अभी इतना लेबोरियस बच्चा जो इतना पढ़ने में ओबीडियंट था, वो पढ़ ही नहीं रहा अभी, तो ये उसका रिएक्शन वैसे फेलियर का। तो ऐसा नहीं है कि सब टफ टाइम में, यही तो चीज़ है कि जब अलग अलग आदमी एक ही सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेव करता है, डिपेंड करता है उसके अंदर पहले से क्या है। तो जो 7:30 है वो आपके किए हुए कर्मों का एक्यूमुलेशन है। जैसे मैं अभी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम पिछले जब पॉडकास्ट के अंदर भी बोला कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे शनि और शनि का न्याय है। अभी एक घटना हुई थी 2012 में, निर्भया कांड हुआ था, सबने देखा। अगर गूगल करके उसकी आप डेट डालिए तो 16 दिसंबर 2012 में यह घटना हुई, ठीक है। उन्होंने जब ये क्राइम किया, उस समय की आप कुंडली डालिए, रात में 9:45 या 10 बजे के आसपास ये क्राइम हुआ। उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहा था, मकर राशि थी। उन्होंने यह क्राइम कर दिया, बहुत बवाल हुआ, बहुत प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। वो सब चलता रहा। शनि उस समय कहाँ था? तुला राशि में था उस समय, और चंद्रमा मकर राशि में था। ठीक उसके ये सब घटना होने के बाद ठीक 8 साल के बाद शनि वापस मकर राशि में आया। जिस नक्षत्र में क्राइम हुआ था उसी में ट्रांजिट कर रहा था, तो उन लोगों को फांसी हो गई। ये एक घटना नहीं है, ऐसे कई इंसिडेंट्स आपको मैं बोल सकता हूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ, स्वामी जी कन्या राशि हस्त नक्षत्र के थे। जब ज़्यादातर जितने भी स्पिरिचुअल लीडर हैं वो 7:30 में ही पैदा होते हैं, शनि चंद्रमा कंजंक्ट होते हैं। ओशो रजनी शनि चंद्रमा कंजंक्ट, स्वामी जी का शनि चंद्रमा कंजंक्ट एक ही राशि में मिलेगा, ठीक है। तो स्वामी जी का जन्म हुआ कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में, शनि भी हस्त में था और चंद्रमा भी हस्त नक्षत्र में था। स्वामी जी जस्ट लिव 39 ईयर्स। वो लगातार घूमते रहे इंडिया में, उन्होंने खुद पूरा भारत भ्रमण कर डाला, बट नोबडी वाज अवेयर। जो मिलता था वो इन्फ्लुएंस होता था उनसे, लेकिन उनका कोई इंडिया में कोई बहुत भारी ये नहीं बना। ये स्वामी विवेकानंद है। उनको रिकग्निशन कब मिला? वो पहली स्पीच स्वामी जी ने जो अमेरिका में जाके दी, वो डेट थी 11 सितंबर 1893। उस दिन भी चंद्रमा हस्त नक्षत्र में और शनि भी हस्त नक्षत्र में, यानी कि उनकी 7:30 चल रही थी। ही बिकेम वर्ल्ड फेमस। चलो आप कहोगे चलो एक स्वामी जी की बात हो गई। मैं आपको ऐसे कितने एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जहाँ पे, जैसे मान लिया अभी मैंने एक देखा एग्जाम्पल, पीछे आपके ज्योतिष के नाम पे फियर मॉन्गरिंग है, सभी जानते हैं। ट्रांजिट को लेके इतना हंगामा होता है कि कोई प्लैनेट जिस नक्षत्र में गया, आप ब्रह्मांड रसातल में जाने ही वाला है, ठीक है। ऐसा ही होता है ना। तो पीछे शनि और मंगल कुंभ राशि में आए, ये भी 2 साल पहले की घटना है। लोग कह रहे हैं कि अभी कोई अपहीवल आ जाएगा, कोई अर्थक्वेक आ जाएगा, बम फट जाएगा, यही सब चल रहा था, ठीक है। तो मेरे भी मन में जिज्ञासा हुई कि ये पीछे 30 साल पहले ये घटना हुई होगी। तो पीछे जाके मैंने ट्रेस किया कि ये जब शनि मंगल एक साथ आए थे 95 में, तो क्या कोई ऐसी इवेंट हुई थी? तो उस समय खैर मुझे वो सेम नक्षत्र में नहीं दिखे, एक राशि में थे पर सेम नक्षत्र में नहीं थे। तो मैंने और 30 साल पीछे के इवेंट देखे, तो मैंने देखा 1962 के आसपास मैंने गूगल करके कुछ इवेंट देखे जब ये शनि मंगल एक साथ थे। तो मुझे एक बड़ी घटना दिखाई दी, वीर सावरकर की मृत्यु हुई थी। 1962 था या कुछ एग्जैक्ट ईयर नहीं याद आ रहा। तो मैंने उनकी कुंडली डाली, जब
इंटरनेट पे उनकी बर्थ डिटेल्स हैं, तो देखा कि उनका संबंध कुंभ राशि से है और पूर्वा भाद्रा और 2-3 ये नक्षत्र हैं जो प्रोमिनेंट। ठीक 60 साल के बाद सेम वही प्लानिटरी पोजीशन बनती है, उसी नक्षत्र में शनि और मंगल जब आए तो वीर सावरकर को एक मूवी बन रही है फरवरी के महीने में। जो व्यक्ति मर के चला गया, अभी वो है नहीं, उनके नाम पे कितना ज़्यादा लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या था उसके कर्म को मैनिफेस्ट कर रहा है, उसके जाने के बाद उस पर मूवी बन रही है। और जो मूवी बना रहा है, जो मूवी के अंदर आर्टिस्ट हैं, उनका भी उसी नक्षत्र से संबंध है। तो ऐसे कर्म चलता है। नहीं, बहुत बार बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है, मैं तब 1-2 पॉलिटिकल एग्जांपल दूं कि जिनके टैलेंट की अगर बात की जाए, भाई मायावती जी यूपी की सीएम बनी, या मुलायम सिंह यादव जी, या बिहार में लालू यादव जी, जीतन राम मांझी, राबड़ी देवी, बहुत सारे अनगिनत लोग हुए जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई कायदे की एजुकेशन नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं। ज्ञानी जेल सिंह, अरे ज्ञानी जैल सिंह तो फिर भी, राबड़ी देवी कौन है? कैसे चीफ मिनिस्टर कोई बन सकता है भाई? तो ये सब भी क्या कुछ कुंडली में योग 100%। इसको आप कैसे रैशनलाइज कैसे करोगे? अगर पूरी जो साइंस है उसका एक बेस क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, यही तो है भाई। हर चीज़ में आप कॉज ढूंढते हो। अगर कोई घटना घट रही है तो उसका कोई ना कोई कॉज जरूर होगा। बिना कॉज के कोई इफेक्ट आता नहीं है। तो इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिखता सिवाय ज्योतिष के। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि जैसे एक हमारे यूपी के सीएम हुए जगदम्बिका पाल, शायद 24 घंटे भी सीएम नहीं रहे। अच्छा, सीएम हुए थे 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे पूरे रहे नहीं थे शायद, मेरे को जहाँ तक याद है 24 घंटे नहीं रहे। तो उनको अचानक फोन आता है कि तुम्हें सीएम बनना, वो बन जाते हैं, शपथ लेते हैं और साथ में 24 घंटे में कोई दूसरा सीएम आ जाता है। मतलब मेरे ख्याल से सबसे कम टर्म जो सीएम का रहा होगा यूपी के, तो जगदम्बिका पाल का ही रहा होगा। तो ये भी क्या 24 घंटे के लिए भी कोई योग आता है कि आपको? अगर आप बिल्कुल एक रैशनल व्यक्ति हैं तो आप ये चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि कोई भी घटना, कोई भी इवेंट, उसका कोई कॉज नहीं है, स्पॉन्टेनियस कुछ नहीं होता यहाँ पे अगर एक कहावत भी होती है ना कि कोई आर्टिस्ट को आप देखते हो स्टेज के ऊपर बढ़िया सा एक वायलिन बजा रहा है, कहता है व्हाट यू कॉल टैलेंट, इट इज़ नथिंग, इट इज़ एक्सट्रीमली रिहर्स्ड। हज़ारों बार उसको बजाया गया है जिसे आप टैलेंट बोल रहे हो। तो जो कुछ भी आप पीछे से लेके आए हो वो आपने पीछे हज़ारों बार किया है। इसलिए जैसे आप बचपन में साइकिल चलाते हो तो बड़ा डर डर के चलाते हो कि कहीं पे कोई गड्ढा ना आ जाए, गिरते हो, पड़ते हो। अभी उसके बाद में आपकी लाइफ में वो ऑटोमेशन में आ जाता है। आप कान में मोबाइल भी लगाए हो, एक पैर से साइकिल भी चल रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो कुछ भी आप एकदम सहजता से कर रहे हो उसको आपने हज़ारों बार किया है प्रारब्ध में। इसलिए आप जैसे वो एंटरप्रेन्योर बन गए, उनको इस लाइफ में भले ही विस्मरण है, पता नहीं है, लेकिन इट इज़ एक्सट्रीमली रिहर्स्ड, किया हुआ है उन्होंने। आज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये एक दिन की, एक जीवन की बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अब इसमें मेरा इनसे एक प्रश्न है। हाँ, मेरा इनसे ये प्रश्न है कि जो हम हार्डवर्क करते हैं किसी एक दिशा में, क्या वो भी एक प्रारब्ध है? हाँ, डेफिनेटली। मैंने आपको बोला ना किसी एक दिशा में, फिर राहु पे आ जाइए जी। आप हार्डवर्क उधर ही करोगे जो आपका पैशन है। अदरवाइज वही जो एक वो मूवी का डायलॉग था ना कि अगर लता मंगेशकर को कोई फास्ट बॉलर बना दे तो वो क्या करेगी? जी, ठीक है, लता मंगेशकर उसका जन्म ही गाना गाने के लिए हुआ है। उसका काम जो है फास्ट बॉलिंग करना नहीं है। हाँ, ठीक है, तो जो चीज़ आपके अंदर जो पैशन है वो आपको एफर्टलेस दिखेगा। तो एक लाओत्से का एक सेइंग है जिसमें मैं मानता हूँ बहुत से लोग जो मेरे साथ रहते हैं वो कहते हैं आपकी बात सही है। वो ये कहता है ईजी इज़ राइट। आप इफ़ यू आर मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन एंड डायरेक्शन इज गेटिंग ईजी, देन दैट डायरेक्शन इज मेंट फॉर यू। कोई काम आप कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, पर वो हो ही नहीं रहा है, जी, दैट डायरेक्शन इज नॉट मेंट फॉर यू। जो काम आप करते हो वो एफर्टलेसली अगर हो रहा है, ईजी इज राइट। इफ यू आर मूविंग इन डायरेक्शन एंड डायरेक्शन गेटिंग ईजी, देन यू आर मूविंग इनटू अ राइट डायरेक्शन। तो जो ईजी इज राइट है वो यही है, जो एफर्टलेस है वो आपने कई बार किया हुआ है। एक जापानीज कहावत है जिसमें 3 चीज़ें, 3 गोले बनाए जाते हैं और इनके ओवरलैप्स को डिस्कस किया जाता है। तो जापान में ये मान्यता है कि अगर आप उन तीनों के इंटरसेक्शन में अपने आप का एक
व्यवसाय ढूंढ लें या एक ऑक्यूपेशन ढूंढ लें तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है. व्हाट आर यू गुड एट? आप क्या चीज़ अच्छे से कर सकते हैं? व्हाट डू यू लाइक डूइंग? आपको क्या करने में मज़ा आता है? कभी कभी ये दो अलग अलग भी हो सकते हैं कि मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है बट मैं खेल नहीं पाता. तो व्हाट आर यू गुड एट एंड व्हाट डू यू लाइक डूइंग? एंड तीसरा, दुनिया में उसकी कितनी वैल्यू है? आप सीटी अच्छी बजा लेते हैं बट सीटी सुनने कोई आता नहीं है. अगर आप गाना अच्छा गा लेते तो शायद लोग सुनने आ जाते. तो ये तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो लोग कहते हैं कि उसको आपको ढूंढना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, क्या आपको करने में मज़ा आता है और क्या चीज़ की दुनिया में वैल्यू है. लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, किसी भी बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति को अगर आप देखें, जैसे आप स्टीव जॉब्स की ही बायोग्राफी ले लें, वो अपनी पूरी कहानी जब सुनाते हैं उसके अंदर तो वो ये कहते हैं कि भाई मेरी बचपन से जो तरह तरह की चैलेंजेस आए लाइफ में, उसमें क्या हुआ कि जब वो स्कूलिंग में थे वहाँ पे चैलेंज आया, जो पेरेंट थे उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने पेरेंट्स से उनको, फिर उसके बाद में जब उनके बुरा समझ रहा तो स्कूल से ड्रॉप आउट हुए, तो जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उसने भी उनको छोड़ दिया. फिर वो करते करते क्या हुआ कि कहते मेरे पास जब खाने के पैसे नहीं होते थे तो वो हरे कृष्णा हरे रामा ग्रुप में जाके खाना खाते थे, वहाँ फ्री में मिलता था. फिर उन्होंने बड़ी मेहनत करके कंपनी बनाई, फिर वो कंपनी बना करके वो थोड़ा सक्सेसफुल हुए, तो जो कंपनी मैंने खुद बनाई उसी से मुझे निकाल दिया गया. ठीक है, ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, इतना भारी चैलेंज. कहते उस कंपनी से मुझे निकाल दिया. फिर उन्होंने एक और कंपनी बनाई पिक्सल्स करके, फिर वो इतने लेवल पे लेके गए कि मजबूरी में उनको वापस उस कंपनी में फिर लिया गया, फिर वापस आए. फिर एप्पल जैसा इतना सक्सेसफुल ब्रांड बनाया, जब ब्रांड इंजॉय कर रहे थे तब तक कैंसर हो गया. तो कहते हैं मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अगर उठा के देखूँ तो कहीं पे भी शांति थी नहीं. तो मैं अगर सोचूं कि कौन सी ऐसी एक चीज़ थी जो मुझे ड्राइव करती रही, वो था मेरा काम के लिए मेरा पैशन. ना कोई रिलेशन काम आएगा ना कोई चीज़ काम आएगी, एक ही चीज़ जो आपको ड्राइव कर रही है वो आपके काम के लिए पैशन है. इतनी प्रॉब्लम जिस व्यक्ति को आई हो, पेरेंट्स ने छोड़ दिया, स्कूल से निकाल दिया, जो कंपनी बना, तो किसी चीज़ कौन सी चीज़ ऐसी है जो ड्राइव कर रही है? वही जो पैशन है, जिसे आप कहते हो मेलेफिक है राहु, अगर वो राहु ना हो तो पैशन किधर से आएगा? ठीक है, तो पहला चीज़ ये है कि जो चीज़ आपको ड्राइव कर रही है, संसार में लेके आई है, वो जो आपका ऑब्सेशन है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और वही उसी पे सारी चीज़ डिपेंड होती है. आदमी अगर बीमार भी हो ना तो खड़ा होकर काम करने लगता है, लेकिन जिस चीज़ में उसका मन नहीं है, सबसे पहली चीज़ जो आपको ढूंढनी है बस यही ढूंढनी है, आपका पैशन है क्या एक्चुअली. ठीक है सर, इसमें मेरा आपसे एक सवाल है. कई बार जैसे लोग कहते हैं कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज, और कुछ कहते हैं कि नहीं, मैरिज तो अरेंज हुई थी बट अब लव हो गया है. तो मैंने ऐसा भी कुछ, यही चीज़ मैंने लोगों के व्यवसाय के बारे में भी देखी है कि शुरुआत में इतना मज़ा नहीं आता था बट अब मज़ा आने लगा है. ऐसा पॉसिबल है क्या कि उन्होंने कोई एक फील्ड चुनी जो कि शुरुआत में जस्ट काम के तौर पर उन्होंने करी और करते रहे, धीरे धीरे उसकी इंट्रिकेसी सीख गए, उनको थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया और अब उन्हें उसमें मज़ा भी आने लगा. कई सारे मेरे ट्रेडर्स जो फ्रेंड हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, वो जस्ट शुरुआत में घुस गए किसी कारणवश. कोई ट्रेडिंग इतना अट्रैक्टिव नहीं है, किसी का पैशन नहीं होता कि हाँ मैं यहाँ खरीदूंगा, यहाँ बेचूंगा, यहाँ खरीदूंगा, यहाँ बेचूंगा. कई सारे लोग होते हैं जो बस देखा देखी किसी का सुन के घुस जाते हैं और धीरे धीरे मज़ा आने लगता है, सीख जाते हैं. ऐसा भी पॉसिबल है? जैसे आप कह रहे हो, मैं आपको हमेशा यही कहूँगा, इसमें भी वही मैं सेम आंसर दूंगा कि वो कुछ भी अचानक से नहीं हुआ है. जैसे क्या होता है, मैंने कई चीज़ें देखी. स्वामी विवेकानंद एक चीज़ कहते थे, एक मूर्ख व्यक्ति दुनिया की सारी किताबों को खरीद ले और एक लाइब्रेरी बना ले, लेकिन वो पढ़ेगा उसी को जिसको पढ़ने का वो अधिकारी है. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग इतनी बुक्स लेकर के आते हैं, वो किताबें यूजलेस पड़ी रहती हैं. फिर एक वन फाइन डे सडनली आप एक किताब उठाते हो, एक पन्ना खोलते हो, कुछ उसमें दिखता है, क्योंकि यू आर डेस्टिन्ड, जिसमें आप अचानक से आ गए हो, गलती से आ गए हो, अभी आपको पता नहीं है. एक्चुअली वो आपकी डेस्टिनी आपको उधर लेके आई जी. वो चैप्टर खुलेगा, इसलिए आप उधर आए हो. बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसा है. मैंने तमामों चीज़ें बताऊँ, मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अपनी लाइफ का बता रहा हूँ. जैसे मान लीजिए ये जो डायनामो का जो इन्वेंशन किया, किसने किया था? फैराडे ने. किसने किया था? माइकल फैराडे. तो वो जब उसने देखा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल मोशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, बिजली लगाते हैं तो पंखा चलता है, ठीक है, तो इसका रिवर्सल भी होना चाहिए कि मैकेनिकल मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होनी चाहिए. अब लेकिन कैसे? तो वो करते गए, उसमें बहुत सारे उन्होंने प्रयोग किए उसके ऊपर.
तो जब लास्ट में कहा ये होने का नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, जब फ्रस्ट्रेटेड होके उसने क्या किया, वो जो मैग्नेट था गुस्से में आके जब उसने उठा के फेंका, तो वो जो एमिटर था उसमें रिफ्लेक्शन उसने दिखा, बस डायनामो केम इनटू एग्जिस्टेंस। मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल है, मैं छोटा था तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा पैशन था। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था शिवाकांत, उसने एक ट्रांसमीटर बनाया, मैं 10th में था, तो वो ट्रांसमीटर बनाया और बड़ा बढ़िया अद्भुत, मैं देखूं किसी भी रेडियो कोई बज रहा हो उस पर वो ट्यून कर दे और वो चल रहा है। तो एक मैगजीन आती थी, अभी भी आती होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू, उसमें प्रोजेक्ट्स आते थे, तो मैंने भी उसको बनाया, लेकिन वो बनाया उसका चल रहा है, मैं सब करके मर गया। बहुत छोटा सा सर्किट था लेकिन वो रन ही नहीं हो रहा। तो आज मैं करते करते बहुत गुस्से में आके मैंने कहा, मतलब ऐसा होता ना मेरी तो तकदीर ही ख़राब है यार, मेरे से नहीं बनेगा, फेंक दिया उसे। फिर क्या हुआ, 2 हफ्ते के बाद उसी रूम में दोबारा गए तो कोने में वो पड़ा हुआ था ऐसे ही, तो बस ऐसे धीरे से उसको उठाया, फिर से देखने लगे। तब तक दिमाग में एक चीज़ आई कि जब सेल लगाए जाते हैं तो 2 तरीके से लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं या सीरीज़ में लगाते हैं। तो मैंने क्या हुआ, सीरीज़ में लगाया हुआ था सेल्स को, फिर जब उनसे पैरेलल में लगाया बस वो चल पड़ा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोई चीज़ को आप बीच में छोड़ते हो ऐसे ही, या आप कहते हो कि नहीं होगा, पर वो आपकी डेस्टिनी है, वो होगा। आपने जिधर आप कोई भी जगह में अचानक से आप नहीं गए हो, वो लिख दिया गया है कि आपने उधर जाना है। पर अभी जब आप बेहोश हो थोड़ा सा, जब आपको जागृति आएगी, बहुत से लोग ऐसे, जैसे विराट कोहली की मदर ये कहती है कि उसको क्रिकेट खिलाया क्योंकि घर में इतना ज़्यादा उधम मचाता था कि चलो जाओ बाहर कहीं कुछ उपद्रव करो, घर से निकलो। एक इंटरव्यू मैंने कहीं सुना कि ऐसे कि तो वो क्रिकेटर बन गए। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोगों की कहानियां हैं, कुछ भी ऐसे ही सेरेंडिपिटी, कोई ना कोई जो भी चीज आपके जीवन में घटित होती है, डेस्टिनी देखो कैसे काम करती है। आज फिल्म के अंदर इतना बड़ा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हुआ, ठीक है, लोग सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति की जो अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं उसकी आवाज़। ठीक है, उसी अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो में लोगों ने रिजेक्ट इसलिए किया, उसकी आवाज़ ख़राब है। और जो उसकी दूसरी आइडेंटिटी बनी, उसकी हाइट, तो वो बोलता है अपने इंटरव्यू में, किसी बता रहा कि मुझे किसी ने एक कमेंट दिया था किसी डायरेक्टर ने, अब यही रह गया कि ऊँट भी फिल्मों में काम करेंगे। तो ये भी उन लोग और जो चीज़ें उनकी सबसे कहा जाए कि उनके व्यक्तित्व की निगेटिव पॉइंट थे, वो उनकी स्ट्रेंथ बन गई। ठीक है, एंड उनको भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब इवन आफ्टर वो इतने अकम्प्लिश्ड एक्टर बने, उसके बाद भी ABCL कंप्लीट लॉसेस में थी। उन्होंने जो काफ़ी पब्लिकली बताया है, उसके अंदर भी एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज ये है, अमिताभ बहुत माइन्यूटली देखिए, लोग अपनी कोई इंटरव्यू में बोलते हैं, अमिताभ बच्चन ने अपने पास्ट के जो फेलियर थे उनके बारे में जब वो बता रहा था, तो उसने कहा कि उसकी लाइफ में एक इंसिडेंस आया कि जब वो कहता बस मेरे लिए ये बाकी रहता, बॉम्बे में ऑटो रिक्शा चलाना ही रह गया था, सब खत्म हो गया था 1999 के आसपास। तो मैं ऐसे बैठे सोच रहा था कि अब क्या करेंगे, तब तो सब खत्म हो गया। कहता बस सडनली रात में 3 बजा होगा, दिमाग में विचार आया, एकदम बल्ब जला, बॉम्बे आए थे एक्टिंग करने, एक्टिंग करेंगे। बस सुबह नहाया धोया और कोई फिल्म के डायरेक्टर थे, उनके पास गए, बोले साहब हाथ जोड़ के कि मेरे पास काम नहीं, मुझे कुछ काम दो। और वहाँ से धीरे धीरे दुकान फिर चल पड़ी। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ मैसेज किया इसके अंदर। अमिताभ बच्चन फिल्मों में आए, बड़ा नाम मिला, सब कुछ हुआ, इतना हुआ, लेकिन उन्होंने उससे डेविएट कैसे हो, राजनीति में आ गए, जो उनका काम नहीं है। जैसे मान लीजिए इसे इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री है, बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनका कोर बिजनेस जो है वो रिफाइनरी है। उनको ये भूलना नहीं चाहिए। जैसे आप अभी मान लीजिए आप बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो गए, आप दुनिया भर की और चीज़ों में हाथ डाल रहे, वो आपका जॉनर नहीं है। तो लोग क्या होता है उस चीज़ को भूल जाते हैं, एक्टिंग करने आए थे एक्टिंग करो क्योंकि यू आर सपोज, यू आर मेंट, तो आपके लिए वो बना है वो काम, और वो डायरेक्टर बन गए। कुछ भी जितने भी लोग, जैसे मान लीजिए मैं बताऊं, आपने कहा कि मेरा काम जो है मैंने मार्केटिंग है, मैं सही बताऊं आपका काम क्या है, आपका काम है सेल्स। इससे मतलब नहीं है कि आप बेच क्या रहे हो, आप हवाई जहाज बेच रहे हो या आप कुछ और बेच रहे हो, बट यू आर गुड एट सेलिंग। ठीक है, तो ज्योतिष बता सकती है इस चीज़ के बारे में कि हाउ टू सेल। तो इसमें एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ये आता है कि अब सब कुछ ही डेस्टिन्ड है, तो हमारा फ्री विल कहाँ पे आता है? यही मैं भी यहाँ पे ये भी क्वेश्चन का एक आंसर है, बिल्कुल फिक्स आंसर है।
इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। स्वामी विवेकानंद को किसी ने यूएस में कहा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं आप सडनली आंसर कैसे दे देते हो। तो उन्होंने कहा देखो पिछले 2000 साल में कुछ ही नए थॉट हुए हैं और उनके फिक्स आंसर हैं, वो सब मुझे मालूम, तुम जो भी पूछोगे उसी के अंदर होगा। ठीक है, तो जो आपने क्वेश्चन किया एक एग्जाम्पल है, बड़ा ही सूफियाना जवाब ये है कि जैसे कोई आदमी ज़मीन पे चलता है तो जब वो चलता है तो उसका जब चलना है आपको तो एक पैर ज़मीन पे, जो उससे इसका कोई सूफी गुरु था तो उससे फ्री विल के बारे में पूछा उसने, तो उसने कहा एक काम करो, फ्री विल समझाने के लिए उसने एक काम करो, अपना एक पैर उठाओ, एक पैर पे खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया, थोड़ी देर बाद क्या आप दोनों उठा लो। उसने कहा ये कौन सी बात बता रहे हैं आप। कहने फ्रीडम ऑफ विल इतनी है कि एक बार फिक्स ही रहेगा और दूसरा ही आपका फ्री है। क्या बात है। इतनी ही इसको समझ लीजिए बस, इतनी फ्रीडम ऑफ गाय को डोर से बांध दिया जाता है। इसीलिए 3 तरीके के कर्म कहे गए हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। हाँ जी। क्रियमाण आपके हाथ में है ना, ठीक है। प्रारब्ध लेके पैदा होते हैं, प्रारब्ध लेके आते हैं, पर देयर इज ऑलवेज क्रियमाण कर्म तो है ही है ना। फिर मैं वही गीता का श्लोक बोलूँगा, कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम चा विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म इसे कॉम्प्लेक्स। सपोज राहुल गांधी का प्रारब्ध रहा होगा कि ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ पे पिता प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री और बाबा दादी के पिताजी प्रधानमंत्री, यानी कि 3 जनरेशन प्रधानमंत्री रही और वो उस परिवार में पैदा हुए। डेफिनेटली। तो ये क्या हो गया, प्रारब्ध। और ये प्रारब्ध नहीं हुआ, नॉट नेसेसरीली। नहीं भाई, प्रारब्ध बोलते हैं ना पूर्व जन्म के जो आपके कर्म हैं। जन्म में मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप करेक्ट करिए, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनके पिछले जन्म में उनका क्या कर्म था और उनके पिछले जन्मों का क्या कर्म था, उसको प्रारब्ध बोल रहे हैं। ना कि किस माँ को पैदा हुआ है, किस पिताजी को पैदा हुआ है, वो तो कहीं ना कहीं फैमिली लीनियज है, वो भी प्रारब्ध ही हो गया है। वो भी प्रारब्ध है। वहीं आपका जन्म क्यों अंबानी हुआ? के घर में आप पैदा हुए। एक आदमी बॉम्बे के अंदर वहीं जहाँ पे एंटीलिया है उसी के पीछे स्लम्स में पैदा हो रहा है, राइट। और एक आदमी अंबानी के यहाँ पैदा हो रहा है। अंबानी का पैदा होते ही पहली चीज तो ये हो जाती है कि अब तुमको जिंदगी में कुछ ना करो तो भी तुम्हारी दुकान चलती रहेगी, ठीक है। खाली पैदा होने भर से और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो अब उसके अंदर भी आप देखिए कि इतना जो रिच व्यक्ति है उसका बेटा ओबेसिटी से पीड़ित है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये भी डेस्टिनी है ना। अब देख रहे हो कितनी पीछे वजन कम किया, फिर वही वापस, ठीक है। चलना फिरना मुश्किल है। अभी कहें दुनिया की आप सारी वेल्थ लगा दो, एक वृक्ष जो है, मान लीजिए पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उसका बीज आपने बोया, सारी दुनिया में इस समय जितनी भी वेल्थ इकट्ठा है सब लगा के क्या उसको एक दिन में पूरा वृक्ष बना सकते हो? कुछ काम है। जैसे आज जो सुबह आपने सनराइज देखा था उसको क्या इस समय आप वापस देख सकते हो? कोई भी चीज़ नहीं दिखा सकती आपको इस समय। वो जो मोमेंट होता है, जो जन्म होता है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो प्राइसलेस है। एक कहावत आपके इससे याद आई। सो वॉरेन बफेट जो कि वन ऑफ द वेल्दीएस्ट इन्वेस्टर्स हैं दुनिया के, उन्होंने एक बात कही थी कि उनसे किसी ने पूछा होगा आप अपने बच्चे, आपने इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लिया, अपने बच्चों को देना चाहेंगे? तो उन्होंने ये कहा था, अंग्रेजी में कहूँगा, आई वॉन्ट टू लीव इनफ मनी फॉर माई किड्स टू डू एनी थिंग बट नॉट इनफ मनी फॉर देम टू डू नथिंग। और इसका अर्थ ये है कि वो जो कभी कभी आपका इतनी संपत्ति ही आपके बच्चों को नकारा बना देता है। और जो सोचने वाले वेल्थी लोग हैं, जो अपने बच्चों के बारे में वास्तव में सोचते हैं, और मैं भी ये विचार रखता हूँ अपने बच्चे के बारे में कि मेरा ये उद्देश्य नहीं कि मैं इतना पैसा इकट्ठा कर दूं कि मेरा बच्चा कुछ कर ही ना पाए ज़िंदगी में और कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं सिर्फ इतना देना चाहता हूँ कि वो किसी भी दिशा में शुरुआत चाहे तो मेरा पैसा उसको शुरुआत दे दे, बस उतना चाहता हूँ। क्योंकि उसकी लड़ाइयाँ उसको खुद लड़नी है, मैं खड़े होकर उसकी लड़ाइयाँ नहीं, मैं उसको इक्विप कर सकता हूँ, उसको सिखा सकता हूँ, एक अच्छा कोच, एक टीचर बन सकता हूँ, पर उसके हाथ की तलवार वही चलाएगा। और जब वो संघर्ष का समय आएगा तो मैं चाहूँगा कि वो सारे संघर्षों के थ्रू जाए और अपनी बैटल्स को जीते। तो आज की डेट में मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ, जो सोचने वाले वेल्दी लोग हैं
वो एक्चुअली अपने बच्चों को ज़्यादा पैसा नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ज़्यादा पैसा उनको एक्चुअली उनके लिए डेटरेंट है, ना कि उनको कैटलिस्ट। यहाँ पे भी क्या एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ये बात नहीं है कि पैसा ज़्यादा ये कर देगा। यहाँ पे भी वही चीज़ आती है। देखो, एक व्यक्ति इतने अमीर घर में भी पैदा होके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अंबानी का ही, अभी 3 जनरेशन में अगर आप देखो, धीरू भाई अंबानी ने सही मायने में बहुत संघर्ष किया होगा। उन्होंने उसको बनाया, उनका विज़न था, सब चीज़ थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मुकेश अंबानी है, वो जो आपका जो जामनगर का प्लांट है, वो मुकेश अंबानी का ब्रेन है पूरा उसमें, वो किसी ने उसको दे नहीं दिया है। ज़्यादातर तो आप देखोगे बेटा बाप के प्रोफेशन में नहीं जाता है, अगर चला जाता है तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। जैसे अमिताभ बच्चन सुपरस्टार और अभिषेक बच्चन उस तरीके का कुछ अचीव नहीं कर पाए, उसी तरीके से बहुत से लोग होंगे। सचिन तेंदुलकर बेटा उसके जैसा क्रिकेटर नहीं बन पाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब कोई जो धीरू भाई थे, उससे मैं कहूँगा कि मुकेश अंबानी 4 हाथ आगे ही गया है, उससे कम नहीं है, ठीक है। और उस बिजनेस को वहीं पे देखो अनिल अंबानी फेल हो गए, ठीक है। जैसे आप देखोगे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट देखोगे, जैसे इतने बड़े ये सिंगर हुए पंडित जसराज, पर उनके घर में परिवार में दुर्गा जसराज भी सिंगर थी, पर जो संजीव अभ्यंकर ने जो सिंगर बना वो उनके घर में कोई नहीं बन पाया। तो मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जाकिर हुसैन तबला बजा रहे, दूसरी जनरेशन है, तो बहुत कम होता है कि फादर जिस प्रोफेशन में गया उसमें आपका बेटा जाए, और अगर जाएगा तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, ठीक है। तो ये भी है। राकेश रोशन और ऋतिक रोशन शायद उसका एक बहुत ये जाकिर हुसैन का जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, और मुकेश अंबानी बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति, उनको कोई ऐसा नहीं, उनके अंदर आपको ये अपने फादर जितने ही टैलेंटेड है, दूसरे भाई में वो चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, फोकस देखो खाली, ये कहाँ से अनिल अंबानी की लाइफ स्टाइल ज़्यादा स्टाइलिश थी। वो तो एक बार शर्ट निकाल के चले जा रहे हैं आज भी। हाँ, अनिल अंबानी ज़्यादा स्टाइलिश थे, मतलब मैराथन दौड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, और उनकी वाइफ भी फिल्म एक्ट्रेस हैं, सब है। पर जो व्यापार की बात कहाँ आएगी, तो सही मायने में अगर देखा जाए तो अपने पिता से आगे ही आए हैं वो। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, व्यापार की बात चल रही है, अंबानी है, आज के युवाओं के अंबानी तो आप ही हैं। तो मुझे एक चीज़ आपसे मैं जानना जरूर चाहूँगा कि क्या चैलेंजेस एक यंग एंटरप्रेन्योर, अगर कोई एक नया बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट करता है, तो उसको किस तरीके का माइंड सेट रखना चाहिए? आपके सामने क्या चैलेंजेस रहे, उसको वो कैसे ओवरकम कर सकता है, आपके एक्सपीरियंस से? तो इसमें थोड़ा लंबा आंसर देना चाहूँगा मैं। देखिए, एक तो ये है कि रेट ऑफ चेंज टेक्नोलॉजी का काफ़ी तेज़ हो गया है। अगर आप देखें, अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन को ट्रैक करें, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो एंड काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, मैं आपको इनके बारे में बताता चलूँगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में देखें, जब मशीनें पहली बार एक असेंबली लाइन पे आई, या इनको इसका इजाद हुआ, तो लोग कहने लगे थे कि जो छोटा जो क्रिएट करते हैं चीज़ें, जैसे कोई जूता बनाने वाला है या कोई बढ़ई है, वो इंडिपेंडेंटली अपने लैब में काम कर रहा था, वो तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब चीज़ें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खा जाएगा उसको, अब तो मशीनों से बनेगा सारी चीज़ें, राइट। ऐसा नहीं हुआ, हम ऑपरेटर बन गए उसके, हम मशीन चलाने वाले बन गए। जो जूता बनाने वाला था वो अब मशीनों पे जूता बना रहा है, ठीक है। फिर आया आपका कंप्यूटर रेवोल्यूशन। अगेन लोगों ने कहा अरे अकाउंटेंट लोग, जो कैलकुलेटर वाला जो टैक्स वैक्स करने वाले लोग हैं, इनकी तो जॉब ही खत्म हो जाएगी। बट नहीं, वो टैली ऑपरेटर्स बन गए, वो वही सॉफ्टवेयर से करने लगे जो चीज़ें वो पहले बाय हैंड करते थे। शायद आप सेम चीज़ ज्योतिष के बारे में भी बोल सकते थे कि पहले ज़माने में मैंने देखे हाथ से बनाते थे कुंडली, पूरा ज़्यादा समय लगाते थे। अब सॉफ्टवेयर 4 मिनट में आपकी पूरी कुंडली बना के सब कुछ डिटेल आपको निकाल के दे देगा। फिर आया आपका इंटरनेट रेवोल्यूशन, कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ने लगे, और जो कई सारी कंपनियां हैं, हम आज की डेट में देखते हैं, स्विगी, जोमेटो, कई सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज़ हैं। अगर आप देखेंगे तो इनकी जो डिस्कवरी हुई है या इनका जो क्रिएशन हुआ है, वो 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम में हुआ है। क्यों? क्योंकि वही वो 5 से 10 साल था जब इंटरनेट पेनिट्रेशन इन इंडिया बढ़ रहा था, जब हर व्यक्ति 70% प्लस ऑफ द पॉपुलेशन हैड एक्सेस टू मोबाइल इंटरनेट। तो अब धीरे धीरे आज की डेट में हम AI रेवोल्यूशन देख रहे हैं कि किसी के पास भी कोई भी चाहे वो चैट GPT पे चला जाए और उसमें वो वार्तालाप कर सकता है और उससे विचार ले सकता है। तो आज की डेट में जो रेट ऑफ चेंज है, उससे अडेप्ट कर पाना कि
आपने ये शायद सुना भी होगा कि फेसबुक जब आया था तो उनको एक 100 मिलियन यूजर्स पहुंचने में इतने साल लगे, और आज की डेट में अगर कोई ऐप लॉन्च हो रहा है तो वो एक दिन के अंदर 100 मिलियन यूजर्स हिट कर रहे हैं, जहां पे फेसबुक को पहुंचने में काफी साल लग गए। तो वो रेट ऑफ चेंज जो है उसको अडेप्ट कर पाना और कोई चीज ढूंढ पाना जो बियॉन्ड ऑल दीज रेवोल्यूशन चलती रहे, प्रूफ, ये कहते हैं ना आज की डेट में एआई प्रूफ बिजनेस ढूंढना है मुझे, जो कि आज भी वैल्यूबल है, और जब एआई आज से 5 साल बाद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ज्यादा आ जाएगा, उस समय भी आपका बिजनेस चलता रहे, वो ढूंढ पाना इज द बिगेस्ट चैलेंज। एग्जीक्यूशन हैज बिकम अ लॉट ईजी, बिकॉज एक जमाना था कि आपको ऐप बनाने में ही 6-6 महीना 2-2 साल लग जाते थे। आज की डेट में आप वो कर्सर पर डाल दीजिए, आपका एक बेसिक वर्जन तो आपका तुरंत ही तैयार हो जाता है, राइट? तो आज की डेट में डिस्कवरी हैज बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट देन एग्जीक्यूशन, जो आपका आइडिया डिस्कवरी है। तो कहीं वो स्टेप जो है, मैं कहूँगा प्रॉब्ली लोगों को थोड़ा सा और टाइम लगा के उसके बारे में सोच करके उसके सारे साधनों को इकट्ठा करके उसमें वो करना चाहिए। एग्जीक्यूशन वंस अगेन हैज बिकम द लोअर ऑफ द टू थ्रेशोल्ड्स। आज के समय में पूरी दुनिया में एआई की कद्र है, और न्यू जनरेशन जो है, और मैं कहता हूँ हर चीज आज के समय में एआई बेस्ड है। एआई कितना इफेक्ट करेगी लोगों की लाइफ को? आई मीन एआई तो ऑलरेडी काफ़ी इफेक्ट कर रही है लाइफ को। आज की डेट में ईमेल लिखने से लेकर प्रपोजल बनाने तक, कोई भी तरह का एस्टिमेशन करना हो, मतलब हर तरफ एआई घुस चुकी है, या फिर अगले 2-4 साल में 100% घुस जाएगी, राइट? सो मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगा कि अगर आप देखें कंप्यूटर को, राइट, कि किस ज़माने में एक बैंक में एक पासबुक होती थी जो मैन्युअली भरी जाती थी, आज की डेट में आप किसी भी ऑफिस में चले जाए कंप्यूटर है, यहाँ भी कंप्यूटर है, लॉयर के पास भी कंप्यूटर है, डॉक्टर के पास भी कंप्यूटर है, हर प्रोफेशन में कंप्यूटर है, राइट? आप एआई को उसी के समानांतर माने तो उसी तरह से जिस तरह आज की डेट में हम सब कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, हम अपनी अपनी दिशाओं के अपनी अपनी फील्ड के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। अगर कोई बायोलॉजिस्ट है तो उसको कंप्यूटर एंड बायोलॉजी का ज्ञान है, राइट? अगर कोई फिजिसिस्ट है तो उसको फिजिक्स एंड कंप्यूटर का ज्ञान है। तो कंप्यूटर तो आ ही गया बीच में। सेम चीज एआई के साथ होने वाली है, ये मेरा मानना है कि एआई का ज्ञान तो रखना ही पड़ेगा, वो नया बेसलाइन बन जाएगा, और आपको अपनी फील्ड का ज्ञान उसके एआई से कंबाइन करना है, और वही एक सॉर्ट नया नॉर्मल। मुझे लगता है कि ईज ऑफ डूइंग एआई के माध्यम से ज्यादा बढ़ेगी हर एक फील्ड में कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम करना आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो एक दिन मैंने एआई पे डाला कि मुझे चांद पे जाना है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे चांद पे जा सकता हूँ। तो एआई ने मुझे पूरा रास्ता बताया कि आप कैसे चांद पे जा सकते हो। मैंने पढ़ा कि आप नासा से कांटेक्ट करें, वहाँ पे ट्रेनिंग आपकी होगी, ट्रेनिंग के बाद आप इस तरीके से आप चांद पे जा सकते हैं। तो कुछ भी आप जो भी सोच सकते हो, मुझे लगता है वो ईज ऑफ डूइंग। पहले अगर आपको, मैं एक ऐसे ही प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक फ्रेंड्स क्लब बनाऊँ, तो मैंने मेजरमेंट लिखा कि ये मेरा क्राइटेरिया है, मैं इतने विलास बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे स्विमिंग पूल डालना चाहता हूँ, कुछ टेनिस कोर्ट डालना चाहता हूँ। एआई ने पूरा मुझे मैप बना के पूरा दे दिया। तो मुझे लगता है कि एआई लोगों के लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे काम करने वाला है। आपको एक यूज केस बताता हूँ इसमें। हाँ। अभी रिसेंटली मैंने क्या किया, मैंने अपने कुंडली की फोटो ली, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की चर्चा चल ही रही है। तो वो मैंने एआई को दिया, चैट जीपीटी पे। उसका जो रिजल्ट आया ना, मतलब आई वोंट से कि 100% सही बताया उसने, बट आई वुड से 60 to 70% परफेक्ट है वो। तो इसीलिए अभी जो आप देखेंगे काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स कि आप मिनट के हिसाब से मुझे 20 रुपये दे के सवाल पूछो, वील गिव यू आंसर्स। आपको ज़रूरत ही नहीं है, चैट जीपीटी से पूछ लो आप। अब डिटेल में जाना है तो हमको डेफिनेटली सर जैसे डिटेल एस्ट्रोलॉजी में घुसना पड़ेगा। बट अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, जो कि मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर शायद एलिमिनेट हो जाएंगे। यस। लेकिन जो अपनी फील्ड में सबसे परिपक्व हैं, जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, उनकी वैल्यू अभी भी है, क्योंकि एआई अभी भी उनकी, और वो जब एआई यूज करते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट निकल कर आता है वो बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे सर अगर चैट जीपीटी पे उसको गाइड करेंगे, क्योंकि कभी कभी वो गलतियां करता है, और वो जो गलतियां करता है वो तुरंत पकड़ लेंगे। वो कहेंगे भाई ऐसे नहीं होता। अब जैसे आपने चंद्रमा के पे जाने का अपना ये जो आपका ध्येय है वो आपने सामने रखा,
अगर कोई एक्चुअल एस्ट्रोनॉट होता और उसको पढ़ता तो कहता नहीं इसमें स्टेप 13 में गलती है, सब 17 में गलती है, और वो तुरंत कह देता कि नहीं ये ऐसे नहीं होता है। ऐसे हम लोग बहुत सारी प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं या कोई कंटेंट AI इवॉल्व तो करेगा, उस चीज में हम लोग भी समय ऐसा के करते चलते। हैं जी, इम्प्रूव करें जी अच्छा, एक चीज और, मेरा एक सवाल यहीं पे ही है, बहुत सारे लोग जो भी हमारे देश में कंप्यूटर का ज्ञान नहीं रखते या जो 40-40 अबव हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से भी कुछ नहीं किया, ऐसा गूगल में और एआई में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा आप उसको। गूगल एक सर्च इंजन है, राइट, एंड अगर हम ट्रेडिशनल गूगल की बात करें, जैसे LLM के आने से पहले की गूगल की बात करें, तो वो एक कहीं ना कहीं, मैं थोड़ा डीप में जाके समझाना चाहूँगा, कहीं ना कहीं एक पेजेस को क्रॉल करता है। तो सारी जो इंटरनेट है, जो सर्चेबल जो जानकारी पड़ी जो हुई है, जानकारी पड़ी हुई है, वो पेजेस में ऑर्गेनाइज्ड है, और उन पेजेस को क्रॉल करता है, क्रॉलर बैठा है उन्होंने, जो कि उन पेजेस को जाके एक पेज रैंक असाइन करता है कि ये पेज किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कितना कोरिलेटेड है, कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर जब उस टॉपिक पे कोई सर्च करता है तो वो पेज की रैंक को यूज करके गूगल आपको एक रिजल्ट दे देता है उस रैंक के, उस ऑर्डर में। LLM एक्चुअली जो AI जिसको हम बोल रहे हैं, AI तो एक्चुअली बहुत टाइम से है, बट जिसको हम आज की भाषा में AI बोलते हैं, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो कि जनरेटिव AI शब्द आपने सुना होगा। सो वो भाषा जनरेट करके एक इंसान की तरह बात करने की क्षमता रखते हैं, राइट, और उनका मूल सिद्धांत यही है कि वो एक्चुअली में सिर्फ अगला शब्द प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल, टेक्नोलॉजिकल डिटेल में जाते बिना मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो एक तरह से उनको किसी ने पूरी दुनिया का टेक्स्ट उठा के फीड कर दिया सीखने के लिए। AI इज बेसिकली लर्निंग मैकेनिज्म, तो उन्होंने पूरा ट्रेनिंग डेटा दे दिया, पूरी दुनिया का वर्ल्ड वाइड वेब का टेक्स्ट पूरा लिया और उसमें डाल दिया और बोला कि अब तुम ये टेक्स्ट के बेसिस पे, एंड उसने इतना टेक्स्ट देखा कि वो सीख गया, अब वो इंसानों के जैसे बात करना सीख गया दुनिया की सारी वेबसाइट्स का कंटेंट देखकर। तो जो आज की डेट में जो हम LLM यूज कर रहे हैं वो नथिंग बट ट्रेन्ड ऑन द एंटायर वर्ल्ड वाइड वेब है, राइट, वेयर एज गूगल सर्च वाज नथिंग बट इंडेक्स्ड ऑन द एंटायर नेट। सो वहां पे आप जाते थे उस वेबसाइट पे और तब आपको पढ़ते थे और तब आपको ज्ञान मिलता था, वेयरएज आपको यहां पर आप सवाल पूछिए और आपको तुरंत जवाब मिलता है क्योंकि उसने एक्चुअली लर्न किया है उसको। सो ये वो वाली बात हो गई कि संस्कृत का एक श्लोक है, पुस्तकस्थ तु या विद्या या पर हस्तगतम धनम, पुस्तक में स्थित ज्ञान किसी के काम नहीं आता, या दूसरे के हाथ में गया हुआ पैसा कभी काम नहीं आता। तो वही बात है कि अगर आप किस पुस्तक पे रिलाई कर रहे हैं तो जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछेगा आपको उस पुस्तक पर जाना पड़ेगा। ये गूगल वाला गेम था। बट अगर आपने वो सीख लिया, पुस्तक का सारा ज्ञान अंदर समेट लिया, अब आपसे कोई सवाल पूछता है तो आपका जवाब तुरंत हाजिर है। ये डिफरेंस है सर्चिंग वर्सेस जनरेटिव AI या लार्ज लैंग्वेज मॉडल में। डज दैट मेक सेंस? या हमारे देश में एक बहुत ही प्रख्यात टीचर हैं विकास दिव्य कीर्ति साहब, उन्होंने बड़े अच्छे से बोला कि पहले मैं क्या करता था, मैं किताबों को कलेक्ट करता रहता था और जमा करता था, फिर मैं पढ़ता था जब मुझे समय निकलता था। अब मैं क्या करता हूँ, AI में जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि दुनिया की 10 इस टॉपिक पे किताब बताओ, वो सारी किताबें बता देता है, उन किताबों के मेन पॉइंट्स बताओ, वो पॉइंट्स बता देता है। तो मुझे लगता है आज के समय में जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी IAS की, PCS की या बैंक्स की, व्हाट्सएवर, उनके लिए भी AI एक टूल के जैसा हो गया। एब्सोल्युटली। तो लाइफ में कुछ आसान होने वाला है। डेफिनेटली आज की डेट में एजुकेशन बहुत ड्रामेटिकली तौर पर AI से अफेक्ट हो रहा है। अब एक सोचिए कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं जिसको एक टीचर पढ़ा रहा है। अब 50 बच्चों के दिमाग में अलग अलग सवाल आ रहे हैं, बट कुछ तो ज़्यादातर बच्चे तो कतराते हैं उन सवाल को पूछने से कि टीचर कहेगी देखो कितना मूर्ख है, कैसे सवाल पूछ रहा है। बट AI में कोई नहीं सोचता कि मैं कितना मूर्ख लगूंगा इस AI को, पूछ लेते हैं। और अब हमारा वो जो एजुकेशन है वो पर्सनलाइज्ड होने की क्षमता रखता है, क्योंकि जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं उस पॉइंट पे रुकूंगा और वो सवाल उससे पूछूंगा। अब टीचर किसी दूसरे बच्चे पे टाइम स्पेंड कर रही है, उसको नहीं समझ में आया, बट वो पॉइंट मुझे समझ में आ गया। तो एज एन AI जो हमारा एजुकेशन होने वाला है, वेदर वो आप IAS PCS की तैयारी कह लीजिए, डॉक्टरी कह लीजिए, या 4वीं 5वीं कक्षा का कोई भी आप एजुकेशन कह लीजिए, वो एजुकेशन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि वो 100% पर्सनलाइज्ड होगा। जो टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया मैं उस पर ज्यादा समय व्यतीत करूंगा। वंडरफुल। 21वीं शताब्दी के लिए मुझे अभी तक जो लगता है कि AI इज ब्लेसिंग्स जी। और इसमें यह है कि काम करने वाले लोगों को और ज़्यादा स्किल्ड होकर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, या कहें कि AI को सीखना पड़ेगा। अभी एक चीज़ और मेरे को AI में मुझे चीज़ लगती है, जैसे AI में किसी की आवाज़ आ सकती है जो दुनिया में नहीं है। अगर मैं आज
जब लाल बहादुर शास्त्री साहब का भाषण सुनना चाहूँ तो मैं केवल कमांड दूं कि मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी की आवाज़ में ये स्पीच सुननी है। टेक्स्ट डालूं तो वो लाल बहादुर शास्त्री की आवाज़ में स्पीच आएगी, और अगर मैं चाहूँ कि उनको पिक्चराइज करके भी दिखाओ वो स्पीच बोलते हो तो वो भी दिखाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक तरीके से देखा जाए कि जैसे पुराने समय में होता था कि कोई कभी मरता ही नहीं था, सब यहीं पे होते थे। कभी भी अगर आप अपने परिवार के व्यक्ति से बात करना चाहते हो, वो दुनिया में नहीं भी है, तो आप उससे बैठ के सामने कंप्यूटर पे बात कर सकते हो, प्रोवाइडेड हमें उनका इनफ डेटा हो। देखिए एआई का गेम डेटा का गेम है, तो अगर मैं अपने दादाजी से बात करना चाहूँ जिनका कोई डेटा नहीं है मेरे पास, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा आज के डेट में। ऐसे आप लाल बहादुर शास्त्री जी की आवाज़ में इसलिए उनका भाषण सुन पा रहे हैं क्योंकि उनका इनफ डेटा है हमारे पास, कैप्चर्ड हुआ है। तो एआई कहीं ना कहीं डेटा के की मोहताज है कि अगर आपके पास जितना डेटा और जितना अच्छा डेटा होगा उतना अच्छा वो जनरेशन होगा। महात्मा गांधी की कितनी भाषण है, तो जितना हम पीछे जाते जाएंगे टाइम में उतना हमारा डेटा पुअर होता जाता है, खराब होता जाता है। और जितना रीसेंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ शायद अगर हम डेटा अपना कैप्चर कर रहे हैं, इस तरह के पॉडकास्ट बना रहे हैं या वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, कुछ किसी भी फॉर्म में अपना डेटा क्रिएट कर रहे हैं, तो हम शायद बना रहे हैं जी, तो कर सकते हैं। जैसे आप हमेशा स्वामी जी के बारे में, ओशो के बारे में, विनोबा भावे के बारे में बात करते रहते हैं, तो इन लोगों का जो एनफ डेटा है और इनसे आप कभी भी इनकी चीज़ों को सुन सकते, जान सकते। दत्ता साहब, आपसे एक मेरा सवाल है। फाइनेंस सबको, पैसा सबको प्यारा होता है, लेकिन होता नहीं है। लाइफ में हर एक इंसान जिस चीज के पीछे भाग रहा है, मुझे लगता है वो चीज उससे ज्यादा तेज उससे आगे भाग रही है। आपने इतनी कम एज में इन्वेस्टर बनना, आपकी लाइफ में जर्नी को कैसे ये सब कुछ हुआ, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग एक साइकोलॉजी गेम है। फियर और ग्रीड, उसको बैलेंस करके रखेंगे तो यू कैन बी अ ग्रेट इन्वेस्टर। अब ज़्यादातर क्या होता है, सब सुनते हैं कि हाँ ये स्टॉक भाग गया, फिर कूदते हैं उस स्टॉक को ख़रीदने में। तो होता क्या है, इट्स ऑल ग्रीड। अब ग्रीड में क्या होता है कि सब जब कूदते हैं, जब रिटेल जनता आती है, तब मतलब समझ लो ये अब स्टॉक नीचे जाने वाला है। मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल उल्टी है। जब किसी स्टॉक के बारे में या किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन के बारे में होता है कि बहुत हाइप पे है कि हाँ ये बहुत आगे करेगा, दैट्स द टाइम टू थिंक ऑफ सेलिंग। तो ऑलवेज गो अगेंस्ट द क्राउड। तो ये मेरी फिलॉसफी रही है, तो इसमें आई हैव बीन फेयरली सक्सेसफुल। तो जब आप सिंगापुर में रहे, कितना इसको थोड़ा सा आप एलेबोरेट करिए, जो भी आपने कहा कि जो भी कॉमन लोग सोच रहे हैं जी, उसमें किस तरीके से आपने एडवांटेज लिया है, कोई एग्जांपल? जी, तो इन्वेस्टमेंट में जनरली होता क्या है, इंस्टीट्यूशंस ही पैसा बनाती हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारी रिटेल जनता पैसा खोती है। अब इंस्टीट्यूशंस बहुत मार्केट मैनिपुलेशंस भी करती हैं और वही हाइप क्रिएट करते हैं जिससे रिटेल आती है। अब जैसे ही रिटेल आती है, प्राइस ऊपर गया, उन्होंने तो नीचे बाय किया हुआ था इंस्टीट्यूशंस ने, जैसे ही ऊपर गया उन्होंने सेल किया, पूरा गिरा, और वॉल्यूम उनका ज़्यादा रहता है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब उनके पास पर्याप्त कैपिटल भी होती है। कुंडली में देख रहा हूँ जी, राहु को कहते हैं कि राहु व्यक्ति को रेट्रो थिंकिंग देता है और या बड़ी रेडिकल थिंकिंग भी देता है। आपके बुद्धि स्थान में राहु है जी, तो वो आपने जो चीज़ बताया कि जो सब कर रहे हैं वो आपने नहीं करा, तो जो इसीलिए तो जो कहते हैं ना कि जो भीड़ है, ज्योतिष के अंदर भीड़ मतलब शनि है जी, इंडिविजुअल मतलब सूर्य है। और अभी शशांक जी ने बताया कि लार्ज लैंग्वेजेस की बात की, लैंग्वेज। अगर आप एक चीज़ को गौर से सोचो, मेरा ऐसा मानना है कि ज्योतिष एक लैंग्वेज है, एक साइन लैंग्वेज है। ऐसे मान लीजिए सन है, होराइजन पे आपको दिख रहा है, सन कुछ बोल रहा है हमारी भाषा में, नहीं बोल रहा है, पर वो अपनी भाषा में बोल रहा है। अगर सन होराइजन पे है तो वो एक सबलिमिनल मैसेज दे रहा है, वो बोल रहा है आई एम द ओनली। जब सन होराइजन पे होता है तो सारे स्टार कोई भी विजिबल नहीं होते, और जब सन चला जाता है तब पता चलता है कि इसके बैकग्राउंड में इतने सारे स्टार्स हैं जो उसकी उपस्थिति की वजह से नहीं दिख रहे थे। तो सन अपनी एक एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज के अंदर कह रहा है जब मैं हूँ तो कोई नहीं है, पर ये एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है। उसी तरीके से मून जब आ रहा है तो उसके बैकग्राउंड में हज़ारों मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं,
तो मून कह रहा है आई वांट रिलेशन, सन कह रहा है मुझे कोई रिलेशन नहीं चाहिए। तो ये एक बड़ी ही लैंग्वेज है एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे अभी आपने जो बोला उसके अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट की एक एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है जिसको समझना पड़ता होगा ना कहीं कि कैसे मार्केट क्या बोल रही है इस समय, पर वो बोल नहीं रही है, उसको सूक्ष्म कान चाहिए सुनने के लिए। तो उसमें कुछ चीज़ें जो आपको समझ में आती हैं या जो वर्क करी आपके लिए कि आपने कुछ ऐसा देखा जो कोई नहीं देख पाया, उसमें क्या आपको लगता है ऐसा क्या चीज़ें हैं जो आपको स्ट्राइक करी मार्केट के अंदर, जो आपको प्रॉम्प्ट किया उधर जाने के लिए, या कुछ अपना ऐसा जो समझा जो लोग नहीं देख पा रहे हैं? अब मेरा थॉट प्रोसेस ना क्विक मनी में नहीं रहता है। यस, मेरा थॉट प्रोसेस ऑलवेज रहता है कि हाँ ये सेक्टर अभी अंडर वैल्यूड है, ये आगे जाके बढ़ सकता है। अभी जैसे क्रिप्टो की बात हो रही थी तो मैं बिटकॉइन को देखता ही नहीं हूँ क्योंकि वो बढ़ चुका है, सब लोग बिटकॉइन जानते हैं। रिपल के बारे में इवन दो वन ऑफ द टॉप 3 कॉइन्स है, बट ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना और वो सप्रेस्ड रहा है बिकॉज SEC के केसेस और काफ़ी सारे लीगल बैटल्स में रहे हैं। अब वो लीगल बैटल हटे हैं तो अब मुझे लगता है ये रिपल बहुत ऊपर जाएगा, स्टेलर ऊपर जाएगा। तो कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं तो मैं वैल्यू देखता हूँ। सिमिलरली मैं जिस डोमेन में हूँ, इट्स रेगटेक जो डोमेन है, रेगुलेटरी कंप्लायंस इन टेक्नोलॉजी, तो वो भी बहुत ही बोरिंग डोमेन है। अगर आप किसी से बोलोगे कि आप पैसा लगाओगे, जनरल किसी को कोई पैसा लगाना नहीं चाहेगा। बट मुझे दिखा कि दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट अक्रॉस रेगुलेटर्स अराउंड द ग्लोब और हर बैंक को कंप्लाई करना ही करना है। और कोई फैसिनेटिंग या बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, बट करना ही पड़ेगा कंप्लाई। तो मुझे लगा हाँ यहाँ पे पैसा लगा देना चाहिए एंड इट गेव गुड रिजल्ट्स। तो लॉन्ग टर्म हराइजन एंड वही आपने जो बोला, थिंकिंग अवे फ्रॉम व्हाट अदर पीपल थिंक। इसमें जो सेक्टर्स रहते हैं, कोई आदमी IT सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई और जो अभी से मॉडर्न में बहुत सारी चीज़ें सामने दिख रहा है। अभी सारी जो कार्स आ रही हैं वो सब इलेक्ट्रिक हो गई हैं। इसको देख के ऐसा लगता है कि जितनी भी ये जो कार्स थी सब ऑब्सलीट हो जाएंगी, 5 साल भी नहीं लगेगा, इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। उसके हिसाब से आपको फोरसाइटेडनेस रहती है कि किधर 5 साल बाद सीन बनने वाला है। उसमें कुछ दिमाग लगाते हैं कि ये सेक्टर जो है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यहाँ पे कुछ अभी जैसे बहुत से लोग कहते हैं इंडिया में बड़ी भयंकर रिवोल्यूशन डिफेंस के अंदर तो दिख मैं रही उसी पे है। आने वाला था। जी जी। अभी तो मुझे डिफेंस ही दिख रहा है अगले 7 बस साल आपकी के लिए। कुंडली के हिसाब से मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो मंगल के क्षेत्र हैं जी वहाँ से कमाई होगी। जी तो उसमें बोला डिफेंस डिफेंस आता है और उसमें इतना सारा दिख भी रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा कि इंडिया की चीज़ें भी बाहर बिक रही हैं। जी तो इस तरीके से कुछ आप दिमाग लगाते होंगे ना कि क्या चल रहा है। सर, मैं तो बहुत चीज़ें कंबाइन करता हूँ। अब जैसे थोड़ा बहुत ज्योतिष ज्ञान हुआ है या कंसल्ट किसी से करता हूँ तो मैं वो वाला एंगल भी लाता हूँ अपने इसमें, कौन सी चीज़ों में डाला जाए पैसा। तो फिर मैं अपने शॉर्टलिस्ट में थोड़ा एक एस्ट्रोलॉजी वाला एंगल भी रखता मैं हूँ। यहाँ पे एक AI बड़ी वाला भी एंगल रखते हैं। AI भी रखता हूँ बिल्कुल। तो AI और शेयर मार्केट का नहीं, AI मोर फॉर अ रिसर्च पर्सपेक्टिव कि अगर मुझे एक कंपनी के बारे में जानना है, फाइनेंसेस जानने, बैलेंस हाँ। शीट जाननी है, तो एक तरीका है। जैसे इन्होंने बोला गूगल पे जाएंगे तो मुझे 10 लिंक मिल जाएंगे उसके बारे में। अब उसका क्या समरी है, उससे क्या निकल के आता है, वो AI मुझे बहुत अच्छे से बता देता है कि भाई ये प्रोज है, ये कौन सा है, अब आप समझो। फिर हम थोड़ा कुंडली देख लेते हैं कि ये अलाइन करता है मेरे कुंडली के इन्वेस्टमेंट वाओ। प्रोपोजिशन से, फिर हम करते इसमें मैं एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर करूंगा जो मैंने देखा है। शेयर मार्केट में 1-2 लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं जो मेरे से कभी डिस्कस करके इन्वेस्ट करते हैं। तो उनमें मैं सिर्फ कुछ नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग, इज ए पैटर्न रीडिंग। पीछे जो आपके साथ हुआ उसी में से आपका भविष्य आएगा। तो जैसे उन्होंने पीछे 5 साल से कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे, मैंने कहा सारे जितने स्टॉक्स हैं जहाँ लगाया बताओ। तो मैंने कहा वो ऐसी कंपनियाँ बताओ जो हाइड्रो सेक्टर के अंदर जहाँ से, या बैंकिंग और फाइनेंस, कहाँ से पैसा मिला तुम्हें। तो बोलते हैं मुझे यहाँ से मिला। तो फिर उसी से एक जो प्रोबेबिलिटी निकलती है उस कुंडली में ही दिखती है। हाँ देखिए, तो बोलता हूँ कि भाई तुम इसी सेक्टर में जाओ। जैसे बहुत सी कंपनियां हैं जिनके बारे में लोगों तो उसमें और भी अगर डीप में आप जाएं, जैसे अभी एक व्यक्ति इन्हीं का कज़िन था, उसको मैं बता रहा था, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है वहाँ पे बेंगलोर में। तो उसकी कुंडली मैंने देखी तो उसकी कुंडली में दिख रहा है कि वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करेंगे, क्योंकि ज्योतिष में कम्युनिकेशन की फील्ड से मरकरी कनेक्ट करता है और दूसरा राहु का बहुत बड़ा रोल है।
ये एआई सब राहु है। भविष्य में जाके जो एआई का होगा ना, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की होने वाली है कि रियल क्या है लोगों को पता नहीं चलेगा, जी सिर्फ राहु का ही डोमिनेशन होगा। तब सबसे ज़्यादा वैल्यू यही होगी कि रियलिटी क्या है ये बताओ, ठीक है। तो इंडिविजुअल कौन है ये बताओ। जैसे हम लोग वो मैट्रिक्स मूवी नहीं देखते थे कि सब कुछ जो है वो वर्चुअल है, तो ये सब जो खाली मूवीज़ नहीं है, ये दिस इज Philosophies ये होने लगा है, शुरू हो चुका है। तो उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बताया कि वो ये कंपनी में काम करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि तुम जिस कंपनी में काम करते हो उसका ब्रांड लोगो ग्रीन कलर का होगा। उसने कहा मेरी पूरी कंपनी में सब ग्रीन ही ग्रीन है, एकदम ग्रीन है सब जगह। तो फिर पता नहीं कहते कहते वो कुछ बताते गए। मैंने कहा कंपनी की फाउंडेशन किसने रखी और कब फाउंडेशन हुई। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर सो एंड सो इन्होंने ये कंपनी बनाई और उनका जन्म 24 नवंबर को हुआ था। तो उन्होंने ये कंपनी की शुरुआत 24 नवंबर को इस साल में करी। तो मैंने उसको दिखाया कि जब कंपनी की फाउंडेशन हुई और जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उनमें कॉमन नक्षत्र क्या, और तुम्हारी कुंडली में भी कॉमन है। तुमको बस पता नहीं है जो चारों तरफ उसके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, इसके हिसाब से एक प्रॉबिलिटी बनती है। जब उन्होंने ये कंपनी बनाई, जो मैं जुपिटर रिटर्न बोल रहा था, तो जुपिटर रिटर्न होता है हर 12 साल पे। तो आप 12 के हुए, फिर 24 के हुए, 36 के हुए, 48 के हुए। तो जब उसने कंपनी फॉर्म करी तो उस समय जुपिटर रिटर्न हुआ था, उसने एक नई कंपनी बना दी। तो मैंने कहा इस प्रॉबिलिटी के हिसाब से मैं तुम्हें बता सकता हूँ अगले साल जब जुपिटर कर्क राशि में आएगा उस कंपनी का शेयर और वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरीके से फाउंडेशन डेट कंपनी की निकाल के भी आप बहुत कुछ ज्योतिष से हेल्प ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। वंडरफुल। ज्योतिष, एआई, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, ये तीनों चीजें अगर मिल जाएं एआई तो भी खूब क्या सारा कर रहा पैसा है, बना एआई सकते सिर्फ हैं। जो प्रोबेबिलिटीज है डेटा के हिसाब से, ज्योतिष भी वही, ये पीछे इतना पैटर्न को ही तो रीड कर रहा है एस्ट्रोलॉजी। आज के भारतवर्ष में जहाँ पे हमको तो दिखता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वहीं पे ही हमारे देश में मुझे ऐसा कहीं कहीं पे लगता है कि पिछले 20 सालों में जो इंडिया है वो आगे भी गया, इंफ्रा में हो सकता आगे गया या टेक्नोलॉजी में आगे गया, लेकिन जो एथिकल वैल्यूज़ हैं या जो एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, उसमें काफ़ी पुअर है। तो इसके पीछे आप सिंगापुर में रहे 2 डिकेड्स लगभग, आपको फाइनेंस सेक्टर में हो गए, पूरी दुनिया में आप गए, आप यूएस रहे और आपने भी पूरी दुनिया देखी, कई देश देखे, और सबकी कुंडली देखने में सुब्रमण्यम स्वामी एंड लॉट्स ऑफ पॉलिटिशियंस की कुंडली आपने देखी। तो हमारे भारत को सिंगापुर बनने में या यूएस जैसा कुछ बनने में क्या चीज़ें हैं जो रोक रही हैं? आपके अपने इंडिविजुअल आपके जो थॉट हैं, क्या चीज़ें जो इंडिया के लोगों की सोच को, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि केवल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ के लोगों का थॉट प्रोसेस भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपके माध्यम से एक एक मैसेज हो? पहले शशांक जी, क्योंकि ये लंबे समय तक रहे हैं और उन्होंने वहाँ कंपनी भी बनाई है, तो उसमें वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि क्या डिफरेंस आपको दिखता क्या है। नहीं, आई थिंक मज़े की बात यह है कि हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं व्यवहार, और जो आपने बोला, वही लोग जब अमेरिका चले जाते हैं तो उनका व्यवहार बदल जाता है। परफेक्ट, राइट। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, अभी भी कल की बात है, मैं किसी चीज़ के लिए गया था, शांति से लाइन में खड़ा था, एक भाई साहब आए, वो लाइन में सीधे आगे चले गए। राइट। वो एक एटीट्यूड आप सब ने देखा होगा, सब ने, हम लोगों ने देखा है कि हमारे वो सिविक सेंस जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, वो थोड़ा मिसिंग है। लोग सीधे एक लाइन में नहीं चलते हैं गाड़ी चलाते समय, वो बीच में से घुसा देते हैं इधर से उधर से। यही सेम लोग जब अमेरिका में गाड़ी चलाएंगे या लाइन में जाएंगे तो चुपचाप लाइन में खड़े जाते हैं। राइट। तो इसका रीज़न क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि इसका रीज़न ये है कि हमें ऑलवेज एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी रहे हैं। राइट। जब आप पुराने ज़माने में, आज से 70-80 साल पहले, राइट, हम ऑब्वियसली एक हाई पॉपुलेशन कंट्री हैं, जिसका मतलब रिसोर्सेज के लिए हमें फ़ाइट करना पड़ता था हमेशा से। तो वो कहीं ना कहीं हमें कल्चरली इनग्रेन्ड है कि हमें फ़ाइट करना पड़ेगा। और जुगाड़ जो शब्द है, जिसका अंग्रेजी में कोई अभी तक कोई इक्विवेलेंट मुझे नहीं पता है, आप किसी को पता हो तो डेफिनेटली बताइए। कंटिजेंसी अप्रोच लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, जब वो प्रयोग करना चाहते हैं जुगाड़। अब धीरे धीरे वो जुगाड़ शब्द अंग्रेजी वोकैबुलरी में भी आ गया है। बट जुगाड़ इज द डेफिनेशन ऑफ हु वी आर एज इंडियंस। इट्स गुड, समटाइम्स इट्स बैड। इट्स गुड जब वो जुगाड़ वर्क करता है और एथिकली करते हैं तो वो गुड जाता है। बट जब गाड़ी तीसरे नंबर से ला के आप ऐसे घुसा के इधर उधर बीच में करके करते हैं, वो भी जुगाड़ ही है, बट वो गलत तरह से किया हुआ है और वो दूसरे लोगों के लिए फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बुरा हो जाता है।
तो कहीं ना कहीं कल्चरली हमारे अंदर वो जुगाड़ का सिम्टम बैठा हुआ है, और उसको नेगेटिव भी देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम ऐसे ही हैं, राइट। हमें दूसरा अमेरिका क्यों बनना है, हम पहला हिंदुस्तान बनते हैं, राइट। हमारी इकोनॉमी में सबका स्तर, एक अगर आप देखिए मोर्टालिटी रेट आज से 50 साल, जब अब आज़ादी हुई थी हमारा मोर्टालिटी रेट 32 या 33 था। आज की रेट में इंडिया का मोर्टालिटी ऑन एवरेज कुछ 68 के आसपास है। तो इन 75 सालों में हमने ये की, तो हम लोग की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी भी दुनिया के कंपेरिजन में काफ़ी कम है, राइट। तो हमारी ओवरऑल जो जीवन अगर आप देखेंगे हमारा ओवरऑल इंप्रूव हो रहा है, राइट। गरीब से गरीब आदमी आज उतना गरीब नहीं है जितना 75 साल पहले था, राइट। तो हाँ, हम वेस्ट के जो है ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सिंगापुर का आपने नाम लिया, वहाँ सड़कें साफ हैं, हाँ वो नहीं है, वो बात शायद काफ़ी समय तक कंटिन्यू रहे क्योंकि वो माइंडसेट है। बट हमें वो किसी और को देखकर उसके जैसा क्यों बनना है? देर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। आज के डेट में आप देखिए इतने प्रांत हैं, इतनी भाषाएं, इतना तरह का खाना है, इतने तरह का रहन सहन है, किसी और देश में नहीं है। किसी और देश को सोचना नहीं पड़ता कि मैं 400 किलोमीटर आगे बढ़ूंगा तो भाषा बदल जाएगी। अब अमेरिका को लीजिए, इतना बड़ा देश है, इतना विशाल देश है, सब अंग्रेजी बोलते हैं। यहाँ आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो भाषा बदल जाती है, राइट। तो हमारे चैलेंजेस डिफरेंट है, हमारी थिंकिंग डिफरेंट है, हमारी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। हमारे लाइन बोली जाती, 4 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर बोली। अपने भारतवर्ष में 7 कोस आप चलेंगे तो बोली बदल जाएगी। वही एग्जैक्टली वही है कि हम किसी दूसरे की कॉपी करने चाहेंगे तो शायद हम फेल हो जाएं, और अगर हम चाहेंगे कि हम उतनी साफ साथ, बट हम फंडामेंटली अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते हुए जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा। सड़कें खराब रहती हैं, ये एक प्रॉब्लम है, बट हम उसको अपनी तरह से अप्रोच कर रहे हैं, ना कि अमेरिका के स्टाइल से कि सब ऑटोमेट कर दिया, मशीनें लगा दी। हम मशीनरी हैवी इकोनॉमी नहीं है, हमारे पास लेबर चीप है, राइट। तो हम अपने तरह से करेंगे, हम करेंगे अपनी तरह से, और धीरे धीरे हम पहुंचेंगे जो हमारे डिजायर्ड आउटकम्स हैं उन्हीं तक पहुंचेंगे, बट हम किसी दूसरे देश की कॉपी नहीं कर सकते। बहुत ही डिप्लोमेटिक आपने आंसर दिया है सारा, लेकिन मैं अपनी बात तब रखूंगा जब मैं आपको सुन लूंगा। आप नहीं, मेरा भी कहना यही है, जैसे जुगाड़ जो इंडिया में बहुत प्रचलित है, आई थिंक वो मैं उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेता हूँ, क्योंकि आप थोड़े, अब मैं सिंगापुर का ही एग्जांपल लूँगा, आपने हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया, इतने प्रोसेस ड्रिवन है कि अगर कोई पेशेंट बिल्कुल डेथ बेड पे होगा और उसको बचाने का तरीका होगा, मगर वो उनके प्रोसेस टेक्स्ट बुक में नहीं आता है तो वो नहीं करेंगे उसे। अभी मेरे मशीन के जैसा हो, बिल्कुल वो मशीन माइंडेड पीपल हैं, उनको आप इंडिया में लाके छोड़ दीजिए, वो दिशाहीन हो जाएंगे। तो वन ऑफ द रीजंस मैं सिंगापुर छोड़ के इंडिया रहने आया, ताकि थोड़ा एक्सपोजर मिले केओस का। एंड आई थिंक ये केओस आपको अंदर से भी डेवलप करता है एज अ पर्सन। केओस हम लोगों की ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और यही जुगाड़ हम लोग, अब मैं तो काफ़ी नेशनलिटीज़ के लोगों के साथ भी काम कर चुके हैं, शशांक भी कर चुका है, तो हम देखते हैं कि वो बहुत प्रोसेस ड्रिवन होते हैं। आप वो एक लाइन में चलेंगे, हम लोग 10 सोचते हैं, अरे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इसमें थोड़ा शॉर्टकट मारना पड़ेगा, और कर लेते हैं। अब प्रोफेशनल एंगल में भी आप देखिए, जहाँ पे भी किसी भी देश में इंडियंस बहुत ऊपर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जुगाड़ है। जितनी भी यूएस की टॉप कंपनीज हैं सब में तो इंडियन ही बैठे हुए हैं जी। उसका एक रीजन है, जिसे आप जुगाड़ कह लीजिए, क्रिएटिव थिंकिंग कह लीजिए, जो भी, मतलब वो कहीं ना कहीं उस बात पे आ जाता है कि जो सौम्यदीप ने बोला वो एकदम सही है। काम को कैसे आसान बनाया जाए, हम वही सोचते रहते हैं। सिंपल इज इजी। आपने कुछ एक थॉट बोला था ना, इजी इज राइट। इसमें जो अभी शशांक जी ने कहा कि यही लोग जो यहाँ बड़ा उपद्रव मचा रहे थे वहाँ एकदम डिसिप्लिन हो जाते हैं। आप जाके देखिए, दुबई चले जाइए, इंडियन भरे पड़े कहीं भी चले जाइए, ठीक है, लगता ही नहीं है कि हम कहीं बाहर आए हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा डांडिया हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है रे, मतलब। लेकिन वही लोग जो यहाँ उपद्रव मचाए हुए हैं, एकदम केओटिक, वहाँ जाके बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाते हैं। तो उसमें देसी भाषा में बोले तो बिना डंडा के यहाँ का आदमी कुछ मानने को तैयार नहीं है। एक और मानसिकता है। अभी कोई एक लड़का अंतरिक्ष में गया, कौन, शुक्ला, ठीक है, वो यहाँ से स्पेस में गए। कांग्रेस का एक पॉलिटिकल लीडर ये कह रहा है
कि उसमें आरक्षण वहाँ भी देना चाहिए था। आरक्षण तो मैं एक चीज़ ये कहता हूँ, जो आरक्षण जो लोग लाए, जिसके लिए लड़े यहाँ पे, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है कांशी राम जी का आता है। जब वो मर रहे थे, हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने उस आदमी से सर्जरी नहीं कराई जो आरक्षण से आया था। तो ये जो मानसिकता है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। ठीक है, पहली चीज़ आप ये कहीं भी जाके देखेंगे, मतलब फौज में अगर आरक्षण दें तो क्या होगा हमारा, स्पोर्ट्स में आरक्षण, एक तो ये पता नहीं क्या कौन सा ये थॉट है, कहाँ से आया इस देश में मालूम नहीं। तो इसमें एक चीज़ ये दिखाई देती है कि कुछ व्हाट यू कॉल इंटेलिजेंसिया ऑफ सोसाइटी, वो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, बाकी जो भीड़ है वो पूरी तरीके से क्योटिक है। एक रैली कोई नेता करता है तो पूरे शहर को उजाड़ के लोग चले जाते हैं, गंद फैला देते हैं। फैक्ट है। ठीक है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको देख के लगता है, महसूस करता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देख के लगता है इनका जन्म सिर्फ वोट देने के लिए हुआ था। तो यहाँ तो ये है, नहीं, मुफ्त का राशन खाने के लिए और वोट देने के लिए, और कुछ नहीं सोचना है तुम्हें। और जो नेता हैं उनके बारे में क्या कहा जाए, अंग्रेजी हिंदी सब में फीस माफ है। ठीक है, तो बोलते क्या है। आप एक चीज़ सोचिए, मैं भी नाम नहीं लूँगा, दुनिया में जितने भी पॉलिटिकल लीडर हुए आज तक बड़े बड़े, उनकी सबकी कॉमन क्वालिटी अगर आप देखें तो सबसे पहली कॉमन क्वालिटी दिखाई देती है, दे ऑल आर गुड ओरेटर्स। एडोल्फ हिटलर था, क्या बोलता था वो। ठीक है, किसी को उठा लो, इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ कुछ नेता ऐसे हैं बोल क्या रहे हैं बाजू वाले को पता नहीं है, हकला है कोई तो है ये तो यहाँ के। और एक कोई मुझे भी याद नहीं आ रहा है, कोई वेस्टर्न थिंकर है, पता नहीं साथ रहे कौन है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो वो ये कहता है कि जो डेमोक्रेसी है, व्हाट यू कॉल डेमोक्रेसी, इट इज़ फूल्स पैराडाइज। क्योंकि जो इंटेलिजेंसिया ऑफ सोसाइटी है वो मुट्ठी भर लोग हैं, भीड़ जो है वो एवरेज लोगों की है, तो भीड़ जिधर वोट दे देगी उसी का शासन होगा। तो ये इस देश में कहीं पे मुझे ऐसा लगता है, जैसे मान लीजिए दुबई इज थ्राइविंग, वहाँ पे तो एक किंग है, और सारा मेन जो चीज़ मिसिंग है इस देश में, जिसके वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं इतना रिसोर्सफुल होने के बाद, वो जो सिस्टम है वो कहीं पे बहुत चैलेंज है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा केओस है। बोले उसी को नहीं मानना, बस उसी को नहीं मानना। मैं अभी उड़ीसा गया, और उड़ीसा ठीक ठाक शहर है, प्रदेश है। तो मैं बालेश्वर रेलवे स्टेशन पे से ऊपर जा रहा था, तो मैंने देखा और जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री की एक फ़ोटो लगी, और उधर से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की फ़ोटो लगी। तो मुख्यमंत्री के मुंह पे रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मैं चढ़ रहा तो थूका हुआ। अरे जहाँ लिखा रहता है यहाँ थूकना मना है, वहीं सबसे ज़्यादा थूका अगर होता पर्सनल रंजिश है, मतलब नहीं हम आपको पसंद करते तो मुंह पे थूक देंगे। है। मैं तो मेरे हमारे एक मित्र हैं यहीं लखनऊ के हैं, तो एक बार क्या हुआ, कहीं जा रहे थे, उधर एक जगह है वो दुबई के बाहर अलेन करके पहाड़ वहाड़ है, तो जा रहे थे, तो हम कुछ चॉकलेट या कुछ था, मैंने नीचे से उसका रैपर एकदम से बड़ी जोर चिल्ला, अरे भाई इधर मत फेंको। ठीक है, वही आदमी वही दुबई में अपनी स्टाइल दिखाने के लिए रजनीगंधा खा के थूक रहा है वहीं दुबई में ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितने, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम लोगों को पता नहीं कि इनहेरेंट है या हमको, वो जो उस दिन एक इंटरव्यू में जग्गी वासुदेव कह रहा है कि हमारा इंडियन का जो माइंड है वो ग्रीन विच मीन टाइम में रहता है। तो जब तक ऊपर ये प्रॉब्लम का अगर समाधान ढूंढा जाए तो एक तो जुडिशियल सिस्टम, यस, एक थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा कि निर्णय जस्ट हो, जल्दी हो, यस, और हर किसी को बराबर वो दें। लॉ इन्फोर्समेंट ओवरऑल कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी ऐसा हो गया कि जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, उनके पक्ष में लॉ भी है। इस देश में कभी किसी पॉलिटिकल लीडर को सजा हुई आज तक आज़ादी के बाद? कोई एक नाम बता दीजिए। ये पता नहीं क्या है। और पता नहीं ये जो आपने कहा ना, उसे सबके मूल में वही है, एक ही चीज़ है कि यहाँ पे एक तो ओवर पॉपुलेशन का ज़्यादा ये है, प्लस उसमें भी क्या है कि जब से इस देश में क्या हुआ, डेमोक्रेसी जो आई उसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है। ऐसा लगता है कहीं कहीं पे तो हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी से बेटर कोई और सिस्टम होता। तो
वही सारा जो chaos है, जितनी चीज़ें हैं, वही हमें लगता है सबसे बड़ा एक इंटरेस्ट। दो और मेरे ऐसे सवाल हैं। सपोज हम लोग 21st सेंचुरी में हैं और 2025 थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का चल रहा है, 25-26 का। अगले 10 साल में कि भारत में क्या बदलाव आप देखते हैं? मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ कि इंडिया तो बहुत बड़ा सुपर पावर बनेगा, बहुत भारी, और सिर्फ 10 साल के अंदर ही। कोई एक रीजन? उससे कई रीज़न है। अभी जो जिस समय जो सिचुएशन बनी हुई है, एक देखिए कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जो आप एआई बोल रहे हो, ये 10 साल में क्या हो जाएगा मालूम नहीं है। और जो कंट्रीज़ हैं, जैसे जैसे अब यूरोप, ये सब कंट्री बड़े स्टैग्नेंट से दिख रहे हैं, मतलब कोई वो नहीं है। जिस कंट्री के अंदर जो, जैसे क्या होता है कि आपने देखा कि आप यूके चले जाओ, यूके में कोई रैंडम एक्सेस नहीं होता है किसी काम के लिए, कि मतलब आप सीधे नीचे काम कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर हो गए। भाई इंडिया में और यूएस में होता है ऐसा कि नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना एक रैंडम एक्सेस ही कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ है, जहाँ पे चीज़ें जिस तरीके से जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो कंट्रीज़ हैं, जो सिस्टम पूरा बना हुआ है, उनके आगे कुछ समीकरण ऐसे हैं जो उनके कॉन्फ्लिक्ट जो दिखते हैं, जैसे अमेरिका का ईरान के साथ कुछ चल रहा है, आगे जाके क्या होगा 5 साल बाद। ठीक है, रशिया स्पेन, अच्छा स्पेन चल रहा है, तो ये जो पूरे समीकरण बन रहे हैं, यूक्रेन, उसमें इंडिया को कुछ नहीं करना है। मतलब अगर ये कहते हैं ना कि वो, आप जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जब 1900 जब शुरू हुआ, 1901 से 2000 तक काउंट करें तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेशन ब्रिटिश का था। 1930 आते आते ऐसा लगने लगा कि पूरी दुनिया को जो है जर्मनी नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा, पर वो बना नहीं। ठीक है, 30 से लेके 1945 तक 15 साल के अंदर ये समय एक ऐसा था, ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में जर्मनी डोमिनेट करेगा, नेक्स्ट सुपर पावर ही है, और सुपर पावर बना यूएस। अभी ऐसा लगता है कि चाइना नेक्स्ट डोमिनेट करेगा। अभी जैसे मैंने कहा 1930 से 15 साल, मतलब 1930 से 45, तो अभी मैं बोल रहा हूँ 2030 से आगे 15 साल के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट मुझे दिखता है। और जैसा जो दिख रहा है वैसा सीन होगा नहीं, उसमें इंडिया कहीं ऊपर आता हुआ, क्योंकि जो सीन बन रहा है, जिस तरीके के जो कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, उससे मुझे कहीं पे लगता है इंडिया के पास सबसे बड़ी जो वीकनेस है वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कि हमारे पास में जो इतनी बड़ी भीड़ है ना, वो हमारी वीकनेस नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अनएम्प्लॉयमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी। जैसे मान लीजिए आप यूएस में रहे हो, एक पानी की बोतल कितने की मिलती है उधर? $2 एक। $2 कितना हुआ? 200 रुपये लगभग। 200 रुपये। ठीक है, वही सेम हम यहाँ 20 रुपए में लेते हैं। तो जो एक्चुअल जो सेंस में देखा जाए तो हमारी नहीं, बियर सस्ती मिलती है। नहीं, बट ये जो आप कह रहे हैं इसको इकोनॉमिक्स में आर्बिट्राज बोलते हैं, राइट? एंड इसी लेबर आर्बिट्राज के कॉन्सेप्ट पे ही हमारी सारी आईटी इंडस्ट्री निर्धारित है, राइट? सो बेसिकली अगर आप देखें तो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब कंपनियों का जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि लेबर वाज चीपर इन इंडिया देन इट वाज इन द यूएस। अगर आप देखें तो यूएस में $200 पर आवर भी कोई बड़ी बात नहीं है एक डेवलपर के लिए। और वही डेवलपर को आप 45-50-60 हज़ार रुपये पर मंथ देकर यहाँ पे हायर कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों, इसको आर्बिट्राज बोलते हैं। और यही लेबर आर्बिट्राज को लेवरेज करते हुए हमारी सारी आईटी की सर्विसेज कंपनी जो बनी उन्होंने हमारी इकोनॉमी, आज की डेट में भी हमारी सर्विसेज इकोनॉमी, अगर आप हमारे जीडीपी ये जो आप सुपर पावर कह रहे इंडिया होगा, मुझे भी ये दिख रहा बिकॉज ऑफ द आवर विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। उस व्यक्ति को कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन एज ए एंटरप्रेन्योर मैं 25 सालों से काम कर रहा हूँ। उसने स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया, स्किल इंडिया स्टार्ट किया, स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट किया, वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट किया, मेड इन इंडिया स्टार्ट किया। अभी हर अपनी भाषण में स्वदेशी बोल रहे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्टार्ट किया, महिला एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया, लॉट्स ऑफ थिंग्स। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि स्वच्छ भारत किया, मैं बहुत सारे जनधन योजना बनाई। मुझे लगता कि हो सकता है, भाई मेरा कसूर है, मैं आपको बताऊँ, सीरियसली बताऊँ, मेरे को कई फैक्ट्री वालों मेरे को जानते हैं, उन्होंने कहा कि पुष्कर किसी आईएएस को जानते हो? हमने क्या करोगे? बोले झाड़ू सप्लाई करनी है। हम गलत हमारा सिस्टम है। हमारे यहाँ का डीएम, आईएएस ऑफिसर झाड़ू और डस्टबिन पे कमीशन खाता है।
यहाँ का नगर निगम मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि मीडिया बोलेगा नहीं, न्यूज़ चैनल बोलेंगे नहीं, जर्नलिस्ट बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेयर है या जो पार्टी सत्ता में है उनसे वो इन्फ्लुएंस है, बोले नहीं है तो अपने आदमी की बात है, गंदगी पड़ी रहने दो। तो ये जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि हमारे देश को कहीं ना कहीं से बढ़ने में, ग्रोथ को रोकती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो एफर्ट है मुझे लगता है बहुत ही शानदार है। और ये कारण होगा कि आज जो युवा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे मैं कलाम साहब को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि कलाम साहब मेरे जीवन काल में बच्चों से संवाद करने वाले वो राष्ट्रपति बने, जो CMS भी कई बार आए। इवन जौनपुर में एक प्राथमिक विद्यालय में गए कलाम साहब, लखनऊ CMS में बहुत सारे स्कूलों में बच्चों से उन्होंने संवाद किया। वही संवाद मोदी जी ने भी किया। मन की बात वही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज के समय में इस देश में तकरीबन 54% जो लोग हैं वो 30 साल से या 34 साल से कम है। वो लोगों के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, जो एक कॉन्फिडेंस जो डेवलप कर रहा है हमारा प्रधानमंत्री, वो रीज़न बनेगा कि जो आप 30 से 45 बोल रहे हैं कि इंडिया सुपर पावर बनेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि सुपर पावर बने और नंबर 1 इकोनॉमी बने दुनिया की। तो मैं भी ये चीज़ विजुलाइज कर पा रहा हूँ। शशांक जी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने US में काम किया, अगर वही काम इंडिया में करते तो अगर आप कंपेयर करो, क्योंकि आपने खुद किया है वहाँ काम, तो आपके हिसाब से क्या चैलेंजेस आपको यहाँ आते, और जितना आपने काम करके जो प्रॉफिट अर्न किया या जो आपको ग्रोथ हुई, जो आप फाइनेंशियली, तो आप बताइए कि उतने टाइम के अंदर अगर यहाँ पे आपने वो सब किया होता तो आपको क्या चैलेंजेस थे, क्या प्लस था? नहीं देखिए, जैसा देश वैसा भेस, राइट। सो पहली बात तो कुछ इंडिया के एडवांटेजेस हैं कि अगर मैं आज की डेट में इंडिया में कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं उनको निगलेक्ट नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे अगर आप इंडिया में आज की डेट में कंपनी शुरू कर रहे हैं तो आपने दोनों लोगों ने बोला कि पॉपुलेशन इज़ अ स्ट्रेंथ। मैं कहूँगा मैं B2C पे फोकस करूँगा, जो डायरेक्ट बिजनेस टू कंज्यूमर कंपनीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा। अगर आप देखें पिछले कुछ 10 सालों का अगर आप हिस्ट्री देखें तो जो कंपनीज़ ने रैपिड ग्रोथ करी है वो सब B2C कंपनीज़ हैं, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, ओयो हो, जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं। अमेरिका में B2B कंपनीज़ का वर्चस्व है। सो अगेन मैंने जो फोकस किया वो B2B कंपनीज़ भी किया अमेरिका में, बट अगर मैं इंडिया में कर रहा हूँ आज तो मैं B2C पे फोकस करूँगा। अगेन क्योंकि मेरे पास 140 करोड़ लोग हैं बेचने को। एक मना करेगा, 2 मना करेंगे, 10 मना करेंगे, किसी ने 1 रुपया भी दे दिया, अगर 140 करोड़ में औसतन 1 रुपया भी दे दे तो 140 करोड़ रुपए हो जाते हैं, राइट। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ब्यूटी सेगमेंट में या कंज्यूमर गुड्स में आप देख रहे हैं कई सारे नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। मामा अर्थ से लेकर कितने नए नए नाम सुनने को आ रहे हैं, जो कि हमारे ज़माने में अगर आप देखें तो लक्स एक साबुन होता था और वही आपकी चॉइस थी, लक्स ले 2-4 आपके पास ऑप्शंस थे। आज की डेट में आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। कोरियन स्किन केयर के ब्रांड्स आ गए हैं आज की डेट में, जो इंडिया में कोरियन स्किन केयर ला रहे हैं। तो यदि आज मैं नया ब्रांड बनाना चाहूँगा तो मैं B2C में फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के हिसाब से। देखिए, कठिनाइयाँ तो जब आएंगी आप उसके लिए पहले से प्लान नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं वो फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी। एंड मैं लोगों से कहता भी हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ 90% फायर फाइटिंग, कि आपकी जो रोज़मर्रा की दिक्कतें आती हैं उनको कैसे सुलझाना है वो आपको इन द मोमेंट ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। भाई ये दिक्कत आ गई है, ये रोक लग गई है, ये दिक्कत ये कॉम्पिटिटर ने ये कर दिया या सरकार ने ऐसा कुछ नियम चेंज कर दिया। अब आप देखिए रातों रात जो गेमिंग ऐप्स थे, रातों रात नियम बदल गया, ख़त्म हो गए, इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। अब उन्होंने इतना कुछ पिवट किया, उनको कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या चल रहा है, क्या होने वाला है वो मैं नहीं बता सकता अभी कुछ उसके, बट ये सारी चीज़ें आती रहेंगी इंडिया में, बिकॉज रेगुलेटरी लैंडस्केप इज़ ऑल्सो क्वाइट रैपिडली चेंजिंग। तो कई बार नियम बदल जाते हैं या बन जाते हैं। B2C के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज के समय में। मैं कह सकता हूँ कि जो हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट सेलिंग, मैं 18 साल हो गया मुझे कंपनी रन करते हुए, एप्लॉम हेल्थ केयर, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और हम लोग B2C में हैं। और साथ ही साथ में जैसे B2C में आपने नाम लिया जेप्टो का, सपोज, तो जेप्टो आपको 1 टाइम बेनिफिट देता है, अमेजोन 1 टाइम बेनिफिट देता है, हम लाइफ टाइम बेनिफिट देते हैं।
और साथ में आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि आप भी लोगों को लेकर आ सकते हैं और आप भी एक उसी तरीके से बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो इंडिया में जो फ्यूचर है वो मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी, जो आप यूएस में देखते होंगे, यूएस में तो डायरेक्ट सेलिंग की मैगजीन भी आती, जो अगले 10 सालों में जो चीज़ आप देख पा रहे हैं भारत में, B2C की ग्रोथ। तो आप अगर कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहेंगे तो उस बिजनेस में जाना चाहेंगे जो B2C हो। जी, मैं ऐसा सोचता हूँ। और हर किसी का अपना स्ट्रेंथ और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ होगी। अगर आपकी जीवन में आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है, कोई दिक्कत है, तो मज़े की बात यह है कि वो सिर्फ आपकी दिक्कत नहीं है, शायद और भी लोग ऐसे हैं जिनकी वो दिक्कत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनको वो हो रही होगी। तो आपको ये प्रयास करना है कि आपकी ऐसी कौन सी दिक्कत है जो आप उस दिक्कत को सॉल्व करना चाहेंगे, आप लॉन्ग टर्म उसमें काम करना चाहेंगे, और आपको ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को भी ये दिक्कत हो रही होगी। एक ऐसी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है ना काम करने में, वो फाइनेंस की होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? कैसे लोग फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं? आप कोई एडवाइस लोगों को देना चाहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? ओके, मैं इन जनरल इंडियन साइकोलॉजी के बारे में बात करता हूँ। हम लोग बहुत सेविंग्स ओरिएंटेड इकोनॉमी है, अनलाइक यूएस की इकोनॉमी या सिंगापुर, जहाँ पे स्पेंडिंग बेस्ड इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग सेव करते हैं, हम लोगों को सेव करना आता है, बट उसको इन्वेस्ट सही से नहीं करना आता है। हम लोग फिर वही क्विक मनी, क्विक प्रॉफिट, उसके पीछे जाते हैं, हम गवा देते हैं। तो आई थिंक एज एंटरप्रेन्योर्स और इवन एज हाउस होल्डर्स, अगर हम अपनी सेविंग्स को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें फॉर अ लॉन्ग टर्म, फॉर अ कंपाउंडेड ग्रोथ, दैट विल हेल्प इन द लॉन्ग रन। सुपर। बिल्कुल। अगर आपको कुछ चेंज करना हो भारतवर्ष में, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? स्टार्ट विथ, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप 1 लाइनर या 2 लाइनर में जवाब देंगे। मेरा तो सिंपल आंसर है, लॉ इन्फोर्समेंट। यदि हम लॉ इन्फोर्समेंट से करप्शन हटा दें और लॉ सबके लिए बराबर हो जाए, तो हम सब लॉ फॉलो करने लगेंगे। तो स्पीड ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, तो वो जुडिशियरी सिस्टम, ज़्यादा जजेस लाइए, न्याय जल्दी मिलेगा तो लोग फॉलो करना शुरू करेंगे फिर। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरा भी एक ही लाइन में आंसर है। उन्होंने लॉ बोला, मैं लॉ के साथ एक चीज़ और ऐड कर दिया, लॉ के साथ ऑर्डरलीनेस, लॉ एंड ऑर्डर, व्यवस्था चाहिए, बाकी सब तो है हमारे पास। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा मैसेज अगर आप आपके सुनने वालों को देना चाहें। मेरा मैसेज यही है कि आप भीड़ ना बने, व्यक्ति बने। यही मेरी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी है। फाइंड इंडिविजुअल विद इन यूर्स, डोंट ट्राई टू बी अ कॉग इन ए व्हील। आप एक व्यक्ति बने, और व्यक्ति का मतलब यही है कि जैसे अभी मार्केट के अंदर ही उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं करता हूँ जो भीड़ कर रही है, मैं उससे थोड़ा अलग क्योंकि एक मार्केट के अंदर एकदम सडनली कुछ चेंज आता है, लोग उसी तरफ भाग खड़े होते हैं। लेकिन वो जो स्मार्ट लोग हैं वो ये देखते हैं कि लोग ये कर रहे हैं तो इसमें आगे क्या होगा। तो मेरा बस यही सजेशन है, मैं हर व्यक्ति को यही कहूँगा कि मैंने पीछे एक एग्जाम्पल भी दिया था, क्रिएटिव व्यक्ति वही होता है जो इंडिविजुअल होता है। तो एक लाइन है, मैं वो बोलूँगा कि ऑल द रिलीजन इन द वर्ल्ड दे से दैट गॉड इज़ अ क्रिएटर। आई डोंट नो वेदर गॉड इज़ क्रिएटर और नॉट। मोर क्रिएटिव यू बिकम, मोर गॉडली यू बिकम। तो वो क्रिएटिविटी इज़ द ग्रेटेस्ट रेबेलियन इन एग्जिस्टेंस। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप व्यक्ति होते हैं, भीड़ क्रिएटिव नहीं होती है। तो व्यक्ति बने, मेरी फ़िलॉसफी जो है व्यक्तिवादी, और वो सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ वैदिक फ़िलॉसफी में, वैदिक दर्शन में। फ़िलॉसफी भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, तो ये समय तो सिर्फ वैदिक का ही है भविष्य। सुपर। मैं कुछ इनके लाइंस में बोलूँगा, इन्होंने ओशो जी के बहुत प्रसिद्ध चीज़ को बोला है। अब मेरा भी यही है कि हम मॉडर्नाइज तो हो रहे हैं, बट मॉडर्न के साथ हमको टेक्स्ट, अपने जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, वेद्स हैं, उन पे वापस जाना चाहिए, क्योंकि उनमें जो ज्ञान है वो मुझे नहीं लगता किसी भी मॉडर्न्स में है। वो ज्ञान कोई दिमाग का फितूर नहीं है, वो एग्जिस्टेंशियल नॉलेज है। जो पहले से है, प्राइमोर्डियल है, वो है। अबाइड बाई दीज रूल्स रादर देन फॉलोइंग द मैन मेड रूल्स। जो एग्जिस्टेंशियल कॉस्मिक लॉ है उनको समझें और उनको फॉलो करें। बिल्कुल, यही वेद है।
मैं आई थिंक उसी लाइंस पे थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा कि हम सबका जो मनोज जी ने पहले बोला, हम सब के अंदर एक म्यूज़िक है, मेरी शब्दों में, मेरी भाषा में, हम सब के अंदर वो म्यूज़िक है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस म्यूज़िक को ढूंढें और दुनिया तक पहुँचाएँ। उस खोज में व्यतीत किया हुआ जीवन एक सार्थक जीवन है। सुपर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक, आप एक बहुत ही युवा और एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन हैं। थैंक यू सो मच आज के शो पे आने के लिए। दत्ता साहब, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट में लोग आपका नंबर मुझसे मांगेंगे। और आप सर तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि एक इंसान को ज्योतिष और जो ईश्वर है वो एक कॉन्फिडेंस देता है। एक मूवी जो आई थी ना कि भगवान के ऊपर जिराई हुई थी कोर्ट में, तो जो डायलॉग आया कि भगवान क्या है, भगवान एक विश्वास है, फेथ है, और इंसान के अंदर वो पेशेंस पैदा करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। तो ज्योतिष भी ईश्वर की बनाई हुई विद्या है और आज की नहीं, भारतवर्ष में सबसे प्राचीनतम विद्याओं में से एक है, आई थिंक सर। तो ये भी एक विश्वास देती है। तो जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, ज़रूर इस विद्या को सही ज्ञान लें, क्योंकि आज के समय में मैं ज्योतिष इंस्टा या फेसबुक पे आप लोग रील्स वगैरह देखते होंगे, तो उसमें ब्रेकअप हो गया है तो उसका सोल्यूशन बता रहे हैं, गर्लफ्रेंड को कब प्रपोज करे तो इसका सोल्यूशन बता रहे हैं, शुक्र को सही करना। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि जब कोई भी चीज़ कमर्शलाइज हो जाती है तो वो बर्बाद हो जाती है। जैसे हमारे देश में फूड कमर्शलाइज जब हुआ तो बर्बाद हुआ, तो एजुकेशन कमर्शलाइज हुई, बर्बाद हुई। ऐसे ही आज के समय में कुछ एस्ट्रोलॉजर या कुछ ऐप बना के जो इस विद्या को, ज्योतिष विद्या को जो बर्बाद कर रहे हैं और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उनसे बचिए। सही ज्योतिष, सही ज्ञान को समझिए और एक सही गुरु की तलाश करिए। एक बार आपने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति थे, एस्ट्रोलॉजर थे, और उनके पास वो एक कुछ अपनी किताबें ढूंढने जाते हैं तो उनके सामने एक कुंडली गिर जाती है। हाँ, तो राव साहब के उन्होंने अपनी लाइफ का एक इंसिडेंस दिया है कि एक बार क्या हुआ कि पहले जो कुंडली आती थी, रोल करके आती थी ना कुंडली, तो उनका कोई पूरा कुंडलियों का एक पूरा बंडल था, तो उसे रख रहे थे तो उसमें से कुंडली नीचे गिरी, तो उन्होंने उसको उठा के फिर रख दिया वापस। तो दोबारा फिर क्या हुआ, शाम को आए लौट के, तो फिर उन्होंने उसमें कुछ हाथ लगा तो वही कुंडली फिर गिरी। तो उनके दिमाग में आया कि 2 बार कुंडली मेरे सामने है, लेट्स सी इसमें कुंडली में है क्या। तो उन्होंने वो कुंडली खोली तो उनके छोटे भाई के कोई फ्रेंड था, उसकी कुंडली थी। तो उस कुंडली में उनको ज्योतिष के हिसाब से ऐसा दिखा कि 1 महीने के अंदर से कोई बड़ा फेटल एक्सीडेंट होने वाला है। तो उन्होंने उनको बुलाया और उनसे कहा कि रोज़ तुम शाम को मेरे पास आओ, आप जैसा आप जानते हो विष्णु सहस्त्रनाम वगैरह सालों से कर रहे हैं, तो उनका तुम आके उसमें बैठो और मेरे साथ महामृत्युंजय बोलो 108 बार डेली रोज़। उसने भी कुछ पूछा नहीं, वो कहते गए, वो करते गए। 1 महीने के बाद एग्जैक्टली एक्सीडेंट की घटना घटी उसके साथ। वो कोई सिविल इंजीनियर थे और कहीं साइट पे काम कर रहे थे, उनके ऊपर सीमेंट की बोरियां गिरी, उसके नीचे वो दब गए। और उसके बाद में डॉक्टर्स ने कहा कि उनको एडमिट कराया गया। फिर उनको कुछ कंडीशन दी गई कि भाई उनको एब्डोमिनल एरिया में चोट लगी थी, तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे 48 घंटे जो भी टाइम दिया कि अगर ये इससे निकल आते हैं तो ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। तो वो सर्वाइव कर गए, बच गए। तो इसमें मैसेज ये है कि वो कुंडली जो घटना घटनी है वो तो घट ही जाती है, उनको अगर मरना होता तो मर ही जाते, लेकिन वो जो कुंडली गिरी और वो उन्होंने देखा और वो उनको बताया गया, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। ठीक है, तो इस डिवाइन इंटरवेंशन को समझिए। आप कहते हो ना कि फ्रीडम ऑफ विल नहीं है, जैसे आप कह रहे हो कि ये लिखा है कुंडली में, अगर आपको बताया जा रहा है तो ये डिवाइन वांट्स यू टू नो। इसलिए जैसे ज्योतिष हो रही है, बहुत से लोगों को नहीं पता है आपके जीवन में ही क्यों ये घटना हुई, तो डिवाइन वांट्स यू टू नो एस्ट्रोलॉजी। तो ज्योतिष जो है वो आपको सही ज्योतिषी तक पहुंचना आपको ज़रूरी है।
जब कहाँ से ज्ञान लेना ये आपको जानना जरूरी है, और सही ज्योतिष जानना आपके लिए जरूरी है, और सही ज्योतिषी तक पहुंचना आपके लिए जरूरी है जो आपको सही ज्ञान दे सके। तो आज हमारे बीच में ये हस्तियां मौजूद रहीं। मुझे आशा है कि आप सबको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन शशांक से, दत्ता सर से या मनोज सर से है तो ज़रूर टेक्स्ट बॉक्स में लिखिए। हम आपके क्वेश्चन नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर शेयर करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। और अगर आप इन तक जुड़ना चाहते हैं तो इनके सोशल मीडिया लिंक्स हैं जिसके माध्यम से आप इन लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।